देखो करंट अफेयर का लास्ट क्लास है, इसके बाद करंट अफेयर की कोई क्लास नहीं होगी। इससे ज़्यादा तुम कवर भी नहीं कर सकते, ना कोई पढ़ सकता ना याद कर सकता। सीमा हो, लिमिटेशन हो। हाँ, मैं कह सकूँ, मैं एक ट्रेडिशनल ऐसी क्लास जरूर ले सकूँ जिसमें तुम्हें जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सके और साबित हो सके, 10 15 20 25 क्वेश्चन आराम से बढ़ जाए, उसकी क्लास ले सकूँ मैं। वो रैंडमली कहीं कहीं से उठा के बीच में मिसलेनियस जिसे बोलते हैं उठा के कल को सुबह को क्लास ले सकता हूँ, एक ले सकता हूँ, पक्का नहीं कह रहा हूँ। इसके बाद मैं समझाऊंगा पेपर कैसे करना, ज़्यादा मार्क्स कैसे प्राप्त करेंगे हम। इसके बाद तो लास्ट क्लास है। नोबेल पुरस्कार समझते हैं पहले, सारे पुरस्कार मैंने इसमें कवर कर दिए। इतने तो पढ़ ही लेंगे जितने बच्चे के याद रह जा, इतने तो मैं पढ़ाने का नहीं बिल्कुल भी, तो तुम्हारे याद ना हो, सिर के पार चले जा। लेकिन इतना देख कर तुम्हारे ऑप्शन काटने में तो मदद होगी ही, ऑप्शन आराम से काट दोगे। ये तो भाई जी ने पढ़ाया था, ये तो कहीं और कहा, सही बात है, तो ऑप्शन काटने में काफी मदद करेगा। ये पुरस्कार वाले तुम छोड़ कर भाग जाते होंगे, सवाल आ जाता होगा ना, तो सिर पर जाता होगा तुम्हारे। अब क्या करोगे तुम, थोड़ा दिमाग लगाओगे, अच्छा इस तरह करके कोई पुरस्कार था, अच्छा इस तरह करके कोई ऐसा पुरस्कार है, अच्छा ऐसा दिया जा सके, लेटेस्ट में से दिया गया, इन तो बहुत सवाल बना बहुत। तो मैंने सारे पुरस्कार एक साथ अपनी पीडीएफ में कवर कर दिया। ठीक, अब पहले नंबर पर हमारे नोबेल पुरस्कार पर, बहुत बड़ा पुरस्कार, अच्छा पुरस्कार, कई क्षेत्रों में दिया जा, और किसकी याद में दिया जा, कौन दे रहा है, सारा कंसेप्ट आज ही तैयार करके, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं पीडीएफ दे ही दूंगा, पीडीएफ के लिए मैंने बार बार अपना नंबर बता ही रखा, 99 27 29 34 28। बच्चों को रट गया होगा तो इतना रट लो। अब नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार किसे दिया जा, कौन देता है, कब से स्टार्ट हुए, क्यों देते हैं, क्यों जरूरी है। पुरस्कार गए भाड़ में, 1 मिनट के लिए सुन लो पहले, पुरस्कार क्यों दिया जा। पुरस्कार किसी भी एक क्षेत्र में इसलिए दिया जा ताकि लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा करी जा सके, समाज के अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा करी जा सके। मान लो मैंने कल को फिजिक्स में जाकर किसी को नोबेल प्राइज दे दिया, तो दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी होड़ में लग जाएंगे नया इनोवेशन पैदा करने में। इससे क्या, समाज के अंदर नई टेक्नोलॉजी पैदा होगी और समाज अपना विकास कर पाएगा। समझ आई बात है, यही तो बात है मेंस में लिखकर। इसलिए पुरस्कार देने बड़े जरूरी हो, समाज में व्यवस्था पैदा करने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार बड़े जरूरी हो। और अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार देते रहे पहले से ही। इनमें से एक पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, 6 क्षेत्रों में दिया जा। माइक का ध्यान रखना। बात चल रही थी पुरस्कार की। पुरस्कार किसी भी जमाने में क्यों दिया जा, पता क्यों दिया जा पुरस्कार। पुरस्कार इसलिए दिया जा समाज के अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा करी जा सके, समाज के अंदर व्यवस्था पैदा करी जा सके, इसलिए पुरस्कार बहुत जरूरी हो। किसी भी समाज के अंदर अगर एटीट्यूड डेवलप करना हो, अभिवृत्ति पैदा करनी हो, तो समझ जाओ उसके पुरस्कार देना जरूरी है। ये भी एक नोबेल पुरस्कार है, हर साल दिया जा, अक्टूबर में इसकी घोषणा हो। ध्यान से सुन लो, नोबेल पुरस्कार सारा नोट्स में लिखा हुआ, जो मैं बोल कर बता रहा हूँ बहुत गौर से समझ लो। ये नोबेल पुरस्कार है, नोबेल नाम एक, नोबेल एक व्यक्ति का नाम है, अल्फ्रेड नोबेल नाम उस व्यक्ति का, और यहाँ का नहीं रहने वाला हो, स्वीडन का रहने वाला, स्वीडन का। और स्वीडन तो बेचारा पता कहां शिफ्ट हुआ, रूस में शिफ्ट हुआ, फैक्ट्री खोल ली, बेचारे की कंपनी में आग लग गई, पूरा जीवन 3-4 साल का था, उसका बाप गुजर गया, पूरी जिंदगी बेचारे की ऐसे ही कट गई। पूरी चारों तरफ ना उसे, चारों तरफ उसे निराशा ही निराशा झेलना पड़ी, जिसके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जा। क्यों हुई इसकी शुरुआत, वो समझ लो, 2 मिनट की कहानी। उसके बाद तुम्हें एक किसे किसे दिया जाए तो कोई भी पढ़ा देगा, क्योंकि आज के बाद तुम नोबेल पुरस्कार पढ़ोगे तो किसके नाम पर दिया जा रहा है, अल्फ्रेड नोबेल नाम का व्यक्ति है जो अल्फ्रेड नोबेल, सही बात है। तो इसे नोबेल प्राइज कहते हैं, नोबेल पुरस्कार कहते हैं, नोबेल प्राइज कहते हैं। हर साल अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी घोषणा हो। कब हो इसकी घोषणा, अक्टूबर में घोषणा होगी हर साल इसकी, याद रखना बात। या और पता कब से दिए जा रहे हैं, 1901 से। पहले उन्हें बताओ इसकी घोषणा कब हो, अक्टूबर से हो। कब से, अक्टूबर में, हर साल, प्रत्येक वर्ष इसकी घोषणा होगी, प्रत्येक वर्ष इसकी घोषणा होगी। और जो व्यक्ति ना, उसका नाम, जिसके नाम पर दिए जा रहे हैं, उसका नाम पता क्या है, अल्फ्रेड नोबेल। याद रहेगी बात, या अल्फ्रेड नोबेल इसके नाम पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये पुरस्कार पता कब से दिए जा रहे हैं, 1901 से। कब से, 1901 से, 1901 से दिए जा रहे हैं, 1901 से पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। अब सवाल, सर हाँ ये पुरस्कार किसे भी लगा है, क्या पुरस्कार, इस व्यक्ति की थोड़ी कहानी बताओ, क्यों शुरुआत क्या कारण था। स्वीडन में रह रहा था, फिर रूस में चला गया, फैक्ट्री खोल ली, 3-4 साल का था, बाप मर गया। इसकी कहानी तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और हालत इतनी खराब होगी। जल्दी चलो फटाफट देते स्पीड से, बाद में जाएंगे खाना खाने, आज लास्ट क्लास है। जब भी छुट्टी होगी तुरंत आ जाएंगे, टाइम लग जाएगा, जब भी आ जाएंगे टाइम लग जाएगा, समझ ले। अल्फ्रेड नोबेल आ लिए, चल तू, मेरा खाना ही भिजवा दिया। अल्फ्रेड नोबेल सुन लो, अल्फ्रेड नोबेल नाम
1901 की बात है, अक्टूबर में प्रत्येक वर्ष में शुरुआत होगी, ठीक, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के नाम की घोषणा हो उसमें। पेपर में कैसे सवाल पूछेगा सर, ये सन भी पूछ लो, ठीक, कुछ भी पूछ सकता है, बहुत सारे सवाल बनना, बहुत बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, ये ऐसे 20 मिनट लेगा, ये खागा खागा तुम्हारी, लेकिन हर साल तुम्हारा पक्का हो जाएगा। जब भी तुम्हारे सामने कोई नोबेल पुरस्कार की बात करेगा ना, आज ये बात यूं नहीं करेगा मुझके बारे में कुछ पता नहीं, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम पक्के हो जाओगे तुम। 2023 वाला किसे मिला वो तुम्हें बता दें, चला जाऊंगा मैं। 24 वाला किसे मिलेगा, सही बात क्या, मेरा नाम आगा नहीं आगा उसमें, पता नहीं, देखेंगे आगा नहीं आगा। अब सवाल है, ये बात बताओ, करेक्ट अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जा, ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, स्वीडन का रहने वाला था। स्वीडन के अंदर देखो, स्वीडन ही कहां का रहने वाला था, स्वीडन, बहुत अच्छा देश है, पता नहीं कभी घूमने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा वैसे, ऐसी बात नहीं है। स्वीडन कहां का रहने वाला था, स्वीडन। हर साल घोषणा हो उसकी अक्टूबर में, ठीक, 10 दिसंबर के आसपास ये दे दिए जा, दिसंबर में बांट दिए जाए, दिसंबर 10 दिसंबर के आसपास, इस बार भी 10 दिसंबर के आसपास बांटे गए सारे के सारे पुरस्कार, दिसंबर में दे दिए जाएं, अक्टूबर में घोषणा होगी, नाम घोषणा कर देंगे, इन व्यक्तियों को हम पुरस्कार देने वाले, याद रहेगी बात है। थोड़ी अल्फ्रेड नोबेल की बात कर रहे थे सर, इतना पैसा आया कहां से इसमें, कौन है अल्फ्रेड नोबेल का व्यक्ति, कभी सर्च करके देखना इसकी स्टोरी, बायोग्राफी, टाइम लगा तो बाद में जाकर। इस व्यक्ति के पास ना 31 मिलियन स्वीडन रुपए थे, और इतने स्वीडन के रूप में कि हर जगह देश की करेंसी अलग अलग हो ना, उसने ना जब इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, पहले गरीब था बहुत ज्यादा, लेकिन एक टाइम पर जाकर बहुत अमीर होगा वो, इतना अमीर होगा वो, एक दिन बैठ कर वो अखबार पढ़ रहा था, और जैसे ही अखबार पढ़ रहा था ना, कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले उसके भाई की मृत्यु, 2-3 दिन पहले उसके भाई की मृत्यु हुई थी, और अखबार में उसकी खबर छाप दी किसी ने, अल्फ्रेड नोबेल की, कि इसमें ना अल्फ्रेड नोबेल मर गया। और अल्फ्रेड नोबेल वही व्यक्ति जिसे किसी जमाने में डायमंड का जिसने आविष्कार करा था, डायमंड का आविष्कार करा था उसने, किसका, डायमंड, डायनामाइट, डायनामाइट, और डायनामाइट वो हो जिस बम पहाड़ पत्थरी से पटकाए जा, ध्वस्त कर सके। और लोग पता क्या कह रहे थे जब इसने आविष्कार करा था, ये तो लोगों को मारेगा, ऐसी चीज इसने खोज दी, यानी डायनामाइट की खोज करने के बावजूद इसकी समाज के अंदर निगेटिव छवि बन चुकी थी। जब इसकी निगेटिव छवि बन चुकी थी ना, तो सोच लो अच्छा व्यक्ति नहीं मानना चाहता, क्योंकि जो ने खोज करी ना, वो तो लोगों को बर्बाद कर देगा, पृथ्वी ग्रह पर तो जीवन खत्म कर देगा, अच्छी चीज नहीं आती, तो लोग इसके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दिए। और लोगों ने पता क्या खबर छापी, अल्फ्रेड नोबेल मर गया, अल्फ्रेड नोबेल मर गया, और पता क्या कहा, क्योंकि डायनामाइट की खोज करी थी, डायनामाइट पहाड़ पत्थरों को बम बनाने में उपयोग होगा, तो मौत, जब खबर छपी ना उसमें लिखा मौत का सौदागर, और जब इसने पहली बार उठाया और पढ़ा कि इतने पैसे होने के बावजूद मुझे सम्मान नहीं है मेरे पास, ये बात, मैं इतना कुछ मैंने खोज करी देश के लिए, दुनिया के लिए काम करा, डायनामाइट की खोज करी, और आज मुझे सम्मान नहीं है। मरा था इसका भाई, अल्फ्रेड नोबेल को मरता हुआ दिखा दिया अखबार में, मरा था इसका भाई, और उसने देखा पहले उसके दिल पर बड़ा ठेस पहुंची, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज हो सम्मान, सबसे बड़ी चीज हो रेस्पेक्ट। अगर तुम्हें कहीं रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी ना, तो तुम ज्यादा दिन वहां टिक नहीं पाएंगे। रेस्पेक्ट को हम सम्मान कहते हैं, सम्मान को हम पुरस्कार कहते हैं, बदल दिया पुरस्कार में उसने कहा जब मैं मरूंगा ना आज के बाद, यह दुनिया ना मुझे जिस नाम से याद रखेगी कि इस दुनिया में जो भी अच्छा काम करेगा, मेरे लिए तो कोई कर नहीं पाया, तो मैं वो करूंगा, समझ बात है, ताकि अगली बार कोई किसी भी चीज की खोज करे और उसे ना अपने नाम के आगे इस तरह का मौत का सौदागर ऐसे नाम ना लिखवाने पड़े, और मीडिया उसके बारे में उल्टी सीधी चीजें छाप, मैं ऐसे पुरस्कार जनरेट करूंगा। और उसने घोषणा कर दी कि मेरे पास जितनी भी राशि है ना, या आने वाले टाइम पर 31 मिलियन पैसे उसके पास, अब मैं सोच रहा हूँ तुम 31 मिलियन पैसे आज तक खत्म नहीं हुए, उन्हें इन्वेस्ट करके रखा जा। पैसे में खूबी हो, जब तक उसका स्वरूप नहीं बदल देते ना, वो खुद नहीं बढ़ता, तो लोग इन्वेस्ट करते थे शेयर मार्केट में, गोल्ड में निवेश करके रखा उस पैसे को, वो पैसा बढ़ता चला जा, समझे, उस तो फिर वहां तो पैसे बांटो, वहां तक फंड बनाकर तैयार कर रखा है, उस 31 मिलियन की राशि को हर साल बांटा जा, और 6 अक्षेत्र के लोगों को बुलाया जा, 6 अक्षेत्र के लोगों को बुलाया जा, और किन्होंने अच्छा काम कराओ, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, समझ में बात, या रसायन के क्षेत्र में, फिजिक्स केमिस्ट्री रसायन भौतिकी रसायन, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहले नहीं दिया जाता था, अब दिया जाने लगा 1968 के बाद, 1969 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये 6 क्षेत्रों में पुरस्कार बांटे जा। पता लग गया क्या कहानी इस नोबेल पुरस्कार की, समझ गए, कब तक शुरुआत हुई इसकी। अब इस जो आने वाले पर्सन है वो समझ लो, पहले ही बताओ नोबेल पुरस्कार को पता लग गया, इस आने वाले पर्सन है उसकी बात करेंगे हमसे। घोषणा कब हो उसकी, अक्टूबर में, दे दिया का जा कभी हो, दिसंबर में दे दिया, यस और नो। स्थापना इसकी कब हुई थी, स्थापना 1901 में, कोई दिक्कत यहाँ, कितने क्षेत्रों में दिया जा, 6 क्षेत्रों, 6 क्षेत्रों में दिया जा। अब पहले नंबर का जो क्षेत्र है उसका नाम है भौतिकी, क्या नाम है, भौतिकी, और दूसरे नंबर का जो क्षेत्र है ना उसका नाम पता क्या है, रसायन, रसायन,
और तीसरे नंबर का जो ना वो ना उसका नाम पता क्या है? रसायन के बाद उसके बाद साहित्य। कर दो यार, कुछ भी लिख दो, अच्छी सी पुस्तक लिख दो, तुम्हें भी मिल जाएगा नोबेल पुरस्कार। समझ गए? चौथे नंबर पर केमिस्ट्री में कुछ भी खोज दो, बना दो कुछ भी ऐसा पदार्थ, चिकित्सा के क्षेत्र में बना दो यार, कोरोना की दवाई। उसके बाद बताओ विश्व शांति के क्षेत्र में, पूरे विश्व में यार रूस की यूक्रेन की शांति रुकवा दो ना, युद्ध रुकवा दो, शांति की रुकवाओ, युद्ध रुकवा दो, विश्व शांति। छठे नंबर का अर्थशास्त्री बाद में जोड़ा गया, पहले नहीं आता, अर्थशास्त्र। याद रहेगी बात? ये छठे नंबर का, कोई प्रॉब्लम यहां तक? 1968 के बाद 1969 में पहली बार दिया गया है, 1968 के बाद शुरू हुआ, 1969 में पहली बार दिया गया है अर्थशास्त्र का, पहले नहीं आती है कैटेगरी है। अब कहने का क्या मतलब है यार? एक काम करो, तुम फिजिक्स में कुछ भी खोज कर दो, कुछ भी, और उसका नॉमिनेशन यहाँ की जो कमेटी हो, यहाँ की भारत की जो कमेटी हो, साइंस का डिपार्टमेंट, वो तुम्हारा नाम नॉमिनेशन करेगा और नोबेल के लिए भेजेगा। ऐसे पूरी दुनिया से बुलाए जा लोग, 3000 जो बंदे हो ना, कम से कम 3000 बंदों की कैटेगरी बुलाई जा, और उसमें कमेटी बना, और वे कमेटी नाम सिलेक्ट करो और सब चीज जांच पड़ताल करेंगे, जब जाकर नोबेल पुरस्कार कई 6 कमेटियां एक साथ बैठे और उनमें को नाम फिल्टर होगा तब आगे बढ़ा। अब किसी एक का नाम सिलेक्ट करेंगे और एक क्षेत्र में लगभग 3 ही व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सके, एक क्षेत्र के अंदर 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जा सके। मैं भी क्या नहीं, फिजिक्स में अगर तुम नोबेल पुरस्कार देना तो खाली एक सिंगल व्यक्ति नहीं, 2 को भी दे सको फिजिक्स में, 3 को भी दे, 3 से ज्यादा को नहीं दे सकते। अब तुम कहोगे सर पैसे कितने मिले वो बताओ, और मिला कैसे नोबेल पुरस्कार में? क्या खाली नोबेल पुरस्कार में पैसे दे घर भेज दे, या कुछ मूर्ति मारती भी दे? वो पुरस्कार हो ना, सबका जुगाड़ अलग अलग हो। जैसे अर्जुन पुरस्कार में अर्जुन का ही जो हो ना वो अवार्ड दे, वो कभी देखना हो जाकर सर्च कर, आगे पढ़ाने वाला भी हो रहा है। मेरे पास यहाँ कमी स्लाइड की फोटो है, तुरंत दिखा देगा, तुरंत क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, डिजिटल बॉडी लेना ना मेरी जो टीचिंग ऑटोमेटिक, उसके अंदर ना 4 चांद लग जाएंगे तुरंत। कोनो दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इतना लेट आता है तुम? हटे। अच्छा ये बताओ सर, ये बताओ कितने क्षेत्र में दिया? 6 क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। सर फिजिक्स में कोई खोज कर दो, सर आप फिजिक्स में ना ऐसा काम करो, यू मार करो ना, ऐसा बना दो, उठकर खुद ही चलना स्टार्ट कर दो, खुद ही बोर्ड पर लिख कर जो आपके दिमाग में चल रहा है खुद ही बोल रहे हो। वाह सर क्या गजब की टेक्नोलॉजी यूज करी है आपने। हो सका सर आपका फिर अगला नोबेल पुरस्कार आपका ही। सर नोबेल पुरस्कार में मिला क्या? सर प्लीज एक्सप्लेन। 11 मिलियन स्वीडन मिला। नहीं समझ में आए, हिंदी में कन्वर्ट करो और रुपए में बताओ। हम भारत के लोग, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी। लगभग 11 करोड़ रुपए की राशि, लगभग। मैं कहा ना ये बदलती रहा है, क्योंकि जिस तरह डॉलर के दाम घटते बढ़ते रहे ना, ये भी घटती बढ़ती रहा है। 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास, इस बार से 1 करोड़ के आसपास बढ़ाया गया है इस राशि को। अब तुम सोचते होंगे क्या कोई कभी भारत का ऐसा व्यक्ति रहा जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? यस, बहुत। लेकिन वे मूल रूप से भारतीय थे, आगे जाकर अमेरिका में रहना स्टार्ट कर दिया, कोई यूरोप में रहना स्टार्ट कर दिया, तो हम क्या वे भारतीय मूल के निवासी थे। उन्होंने कहने के भारत का ही मिला है। तुम्हें लग रहा है भारत का कोई ऐसा काम कर रहा है जो नोबेल पुरस्कार पा लगा हो? कितना टेक्नोलॉजी में कौन सा काम कर रहा है? भौतिकी में बताइए करेगी जरा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किसने क्या काम कर दिया? कितना तुम केमिस्ट्री फिजिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे पता नहीं तुम कैसे पास हो मॉडल ठाक। साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में पता नहीं मुझे तुम यूपीएससी में कैसे पढ़ रहे, शॉर्टकट अपनाएंगे रास्ता, 4-5 क्वेश्चन रट के भाग जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में पता नहीं सबको, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या टेक्नोलॉजी मारो तुम, किस तरह पढ़ो तुम। विश्व शांति यो कर सके हम, इस काम में मुझे कभी मिल सके पुरस्कार, हमें कभी मिल सके इस मामले में पुरस्कार। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसमें पक्का मिले, मुझे एक दिन लिख कर दे रहा हूं गारंटी के साथ। इसमें पहले नहीं आता, यह कैटेगरी बाद में जोड़ी, अर्थशास्त्र वाली बहुत जरूरी हो। अच्छा सर एक बात बताओ, 11 करोड़ के आसपास? हाँ सर इतना, अभी बढ़ाया सर 1 करोड़ के आसपास। ये भारतीय मुद्रा के हिसाब से बता रहा हूँ, अब मैं पहले कह रहा हूँ लगभग। सर पेपर में जो पूछ लिया, पूछने का नहीं सर, 11 स्वीडिश मिलियन पाउंड पूछ सका ऐसा करके। चलो यहाँ तक 2023 के भी आंकड़े दूंगा तुम्हें। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई। अब तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए कि कुछ भी हो जा, नोबेल पुरस्कार तो लेना ही लेना। लेकिन आज के बाद चाहे तुम नोबेल पुरस्कार ले ना ले, पेपर में सवाल आओ या ना आओ, दूसरों को चिढ़ा ही सको कि जो तू काम कर रही, जिस तरह तू पढ़ाई कर रही, अगला नोबेल पुरस्कार तो तेरा ही। समझ बात यार? ठीक, जिस तरह तुम साहित्य के उत्तर लिख रहे, अगला नोबेल पुरस्कार तो तुम्हारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी। मैंने कहा ना, एक ही क्षेत्र के अंदर
फिजिक्स में अगर पुरस्कार मिल रहा है ना तो 3 से ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते, इतना पैसा लाएंगे कहां तक, 3 व्यक्ति ज्यादा फिजिक्स में, समझ में आई बात क्या। रसायन में ज्यादा 3 व्यक्ति, बस 3 व्यक्ति, 3 तो फालतू नहीं, 2 भी हो सके, 1 भी हो सके, सिंगल भी हो सकता, किसी ने कुछ भी ना खोज जाओ, लेकिन फिर भी 1 आध साल निकाल ही ले हम, ताकि समाज के अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा करी जा सके, लोग इसकी होड़ में लग जा। एक बार अगर किसी बंदे को नोबेल प्राइज मिल गया ना, पूरी जिंदगी बैठा बैठा खागा, लोग इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाएगा, समझ गए। मदर टेरेसा को भूलना मत बिल्कुल भी। भारत के अंदर आकर जितने पैसे मिले उसे 10 करोड़ के आसपास, लगभग 8-9 करोड़, 10 करोड़ के आसपास लगभग मिले थे, सारे के सारे 1969 की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, इंदिरा गांधी के टाइम की बात, सारे के सारी पैसे उस बंदी ने दान कर दिए, और पूरा जीवन अनाथालय में लगाया अपना, अनाथालय के जो बच्चे हुआ करते थे अपना पूरा जीवन उनमें बर्बाद कर दिया। एक लड़की तो सीखा जा सकता कैसे अपनी जवानी बर्बाद कर देगी पूरी पूरी समाज के लिए, सीखो ऐसी महीना हो। तो मैं बहुत जब मैं मदर टेरेसा की बायोग्राफी पढ़ी थी ना, तो मैं बहुत प्रेरित हुआ था मदर टेरेसा, बहुत प्रेरित। तो तुम लोगे नोबेल पुरस्कार, क्या तुमने अभी कोई ऐसा काम करा, क्या तुमने कोई ऐसा काम करा अब तक, ऐसा करोगे क्या, कल को सिविल सर्विस में चले भी गए ना तुम अगर, सही बात है, तो आईएएस अधिक संपत्ति के मामले में पकड़े जाओगे, मुझे पता है तुम्हारा। तो पहले तो गवर्नेंस के अंदर घुस, प्रशासन ऐसी पॉलिसी तैयार कर देश के अंदर जाकर, ताकि विश्व में शांति करने में भारत का भी योगदान हो, एक ऐसी संस्था में कंट्रीब्यूट कर दो, फिर काम कर धीरे धीरे। सबसे मेन चीज है तू गवर्नेंस में घुस जा, एक बार तुझे रास्ता मिल गया ना गवर्नेंस में घुसने का, चाहे तू पीसीएस के थ्रू जा रही, चाहे आईएएस के थ्रू जा रही, वहां तो तेरी पोजीशन चेंज होगी, सिस्टम को समझना शुरू करेगी तू। क्या भी मारी इसे पढ़ ले बोर्ड पर, जो पढ़े नहीं जा रहा तो ठहरा के देख रही पन्नों। नेक्स्ट, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। अब सवाल है सर, ऐसे कोई व्यक्ति है जो भारत का, अच्छा पहली बार किसे मिला उसका तो नाम पक्का पूछा जाना चाहिए, याद करो, पहली बार किसे मिला नोबेल पुरस्कार, उस व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए, उसका नाम पता हो या ना पता हो, लेकिन 2 बार जो नोबेल पुरस्कार मिला, हाँ 2 बार, ऐसे व्यक्ति भी है जिन्हें डबल बार पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। कार्ल फोल्डर, एक का नाम है हैसरसोल्ड, भारत के न्याय कमी पूछेगा इनके बारे में, ठीक, लेकिन जो आजकल पेपर में सवाल पूछेगा ना, वो पूछेगा तुमसे 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, इसलिए मैं उनका नाम बहुत अच्छे तरीके से रटवाऊंगा तुम्हें, समझ गए, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। भारत में किसे किसे मिला आज तक ही हो, तो भारत में जिसे जिसे मिला ना, और उनकी बायोग्राफी जब टाइम लगा, जब ठाली हो, आराम से पढ़ना जरूर, उनकी बायोग्राफी कुछ तो करा होगा ना, समझ गए। और उनका नाम बताता हूँ भारत में किसे किसे मिला आज तक। पहले नंबर पर रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, रविंद्रनाथ टैगोर कौन है, कौन है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, है जनगण, किसने लिखा था, साहित्य के क्षेत्र में मिला है ना 1913 में। अच्छा मैं यूपीएससी का तुम्हें पढ़ाऊंगा ना ऑप्शनल, अब तो जब तुम उस 2-3 महीने तुम उस पर मेहनत करोगे, जब मेहनत करोगे ना तो साहित्य इतना पढ़ा दूंगा मैं, ऐसा लगेगा मुझे तुम कोई ना कोई करती लिख डाल लोगे जरूर। जैसे कविता वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा तुम, तो गजब की कविताएं करनी शुरू कर दोगे तुम, और जैसे कविता करनी शुरू कर दोगे ना तुम, उसका फिर नॉमिनेशन जाएगा हमारा डिपार्टमेंट के पास, हो सकता तुम साहित्य के क्षेत्र में मिल जाए, अभी नहीं बाद में। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में मिला 1913 में। दूसरे नंबर बता कि एक और मिला हुआ हमारे यहाँ सीवी रमन को, पेपर में से सवाल पूछे हुए ना, निम्नलिखित में कौन सा जो भारत का और जिसे नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, सीवी रमन, इसे मिला भौतिकी के क्षेत्र में, ये बड़ी बात है। तीसरे नंबर पर जाओ, भारत के अंदर एक मदर टेरेसा, पिक्चर ही बनी हुई ना, पता तुम्हें, इन्हें मिला शांति के क्षेत्र में। चौथे नंबर पर जाओ,
8-9 व्यक्ति है, लेकिन इनके नाम जरूर याद रखने तुम। हरगोविंद खुराना, क्या नाम है? हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना चिकित्सा। 5वें नंबर पर जाओ, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कोई दिक्कत है बताओ यहां तक? याद रहेगी बात ये? अच्छा, सबसे कम उम्र की जो महिला थी, लड़की थी, जो लड़की टाइप की, पाकिस्तान की, मैंने कहा था ना मेरी फेवरेट, मेरी जानने वाली, समझ की बात है, उसका नाम मलाला यूसुफ। और जब मोदी जी आए थे ना 2014 में मिला था, सबसे कम उम्र की है। क्या नाम है? मलाला। कौन सी लाला? मलाला यूसुफ। इसका फोटो देखना कभी, लेकिन बेचारी ने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा काम। पाकिस्तान की सबसे कम उम्र की है जिसे पुरस्कार मिला। याद रहेगी बात या? उसके बाद 2 बार नोबेल पुरस्कार पता किसे मिला? देखो इनका नाम, 2 बार जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला? नोबेल पुरस्कार 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। उसका नाम है मैडम क्यूरी। मैंने हाँ, मैडम क्यूरी, जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊं ना, तो फिजिक्स में अंदर मैडम क्यूरी, उनके पति पीजे क्यूरी, उनके बारे में पढ़ाऊं। ये 1903 में नोबेल पुरस्कार ले चुके, रेडियो एक्टिविटी की खोज कर। ये मैं वहां भी पढ़ाऊं, फिजिक्स में भी। तुम मैडम क्यूरी और उनके पति पीजे क्यूरी, अगर नहीं काम है, मैंने वहां भी बताई तुम्हें यह बात। या फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते वक्त 2 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका, मैडम क्यूरी को। याद रहेगी बात या? सर ये तो डेटा होगा पुराना। हेलो सर, ये तो डेटा पुराना होगा, थोड़ा 2023 का डिबेट वो कर दो तो जरा। आपने हर साल अक्टूबर में घोषणा हो, अभी तो 2024 वाला अक्टूबर आया ही नहीं। सर हो सकता इस बार आपका नाम भी नॉमिनेशन के लिए भेजा गया हो। सर हाँ भेजा गया। हाँ अब मैंने सामाजिक क्षेत्र में, विश्व शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में ये काम करा गया ह्यूमैनिटी के लिए, जिस एनजीओ में हम जो काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था तुम्हें किसी एनजीओ से जुड़ लो। उसके लिए फीस लगा बहुत ज्यादा, काफी घूमना भी पड़ा। पहले से पढ़ लो छोटे थोड़ा। 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला? मैडम क्यूरी को। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति, एक का तो नाम याद ही रखो। पहले इतनी बात, हर साल अक्टूबर में घोषणा होगी, सुन लो ध्यान लगा अच्छे तरीके से। मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे कहाँ नोबेल पुरस्कार मिल रहा है यार। हाँ बाद में बात करेंगे। सुन लो, अल्फ्रेड नोबेल अक्टूबर में घोषणा होगी, दिसंबर में मिल जाएंगे जाकर। इस बार 24 में अक्टूबर में घोषणा होगी, दिसंबर में मिल जाएंगे जाकर। अक्टूबर में ध्यान रखना किसे किसे मिला। अभी मैं 2023 वाला बता रहा हूँ आंकड़ा, ये जरूर पूछेगा जरूर। 2023 में भौतिकी में किसे मिला, रसायन में किसे मिला, साहित्य में किसे मिला, चिकित्सा में, विश्व शांति में, अर्थशास्त्र में। उनके नाम बार बार पूछेगा तुमसे, जब तक अक्टूबर वाले आने के लिए। अक्टूबर तुम जो भी पेपर दोगे बार बार पूछेगा तुमसे निकाल कर। इसलिए मैं बोर्डों पर लिख के ले आया हूँ उनके नाम, और लिख कर हूँ और याद भी करवा रहा हूँ। और क्या करा उसने वो भी, और वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत जरूरी। देखो तो तुम कहाँ के लोग नोबेल पुरस्कार जीत रहे ज्यादा, समझ गए? वो कौन सा देश है जहाँ के व्यक्ति को 70 दिन बाद नोबेल पुरस्कार मिला हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसका मतलब वहां के लोग रिसर्च में आगे हो गए। आ जाओ पहले नंबर पर। पहले नंबर बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें 2023 वाले, 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला। और जो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था ना, अलग अलग संस्था। हेलो देख लो, ये तुम्हारा काम है कि भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दे रही है संस्था का क्या नाम है। होमवर्क करना है तुम्हारा। रासायनिक के क्षेत्र में जो संस्था नोबेल पुरस्कार दे रही है उसका क्या नाम है, स्वीडन में ही में, याद रखना बात है। साहित्य के क्षेत्र में जो संस्था पुरस्कार दे रही है वो तुम सर्च करोगे जरूर। चिकित्सा के क्षेत्र में जो दे रही है, लेकिन मैं यहाँ ये पढ़ा रहा हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में मिला किसे 2023 में, और उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं जो पीछे पेपर हुए ना, इनमें किसी में उठा के एक सवाल पूछे दे रहा है, मतलब 6 के 6 मतलब एक साथ एक क्षेत्र में एक बार के में कितने व्यक्ति को मिल सके पुरस्कार? 3 तो ज्यादा को नहीं मिल सकता।
किसके चक्कर पे मिल रहे सारे पुरस्कार हैं? क्योंकि बात उसके दिल पर लगी थी, उसे सम्मान नहीं मिल पाया था। क्या लिखा था अखबार वालों ने? मौत का सौदागर। क्यों? क्योंकि डायनामाइट की खोज करी थी। डायनामाइट की खोज करने के बावजूद भी, डायनामाइट क्या हो? वही पदार्थ हो जो पूरे पहाड़ को उड़ा देगा, जो बम बना देगा। उसने, लोगों ने कहा बताओ, इन्होंने तो ऐसी चीज की खोज कर दी जो पूरी दुनिया को ही मार देगा। तो उसे निगेटिविटी के सेंस में लेना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। तभी उसने सोच लिया, अखबार में जब उसकी खबर छपी कि अब कुछ ऐसा करना जो दुनिया में, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिल सके। इस दुनिया में प्रत्येक सबसे बड़ी चीज हो सम्मान। अगर तुम्हें कहीं सम्मान नहीं मिलने का, तुम किसी लायक नहीं है। मान लो तुम किसी संस्था में काम करते हो, अगर सम्मान मिलना स्टार्ट होगा ना, तुम ये समझ जाओ वहां के सारे लोगों में प्रतिस्पर्धा जाएगी। मैं क्लास के अंदर टेस्ट लिया, टेस्ट पर मैंने 500 रुपए का नाम कर रख दिया, ऑटोमेटिक सारी मेहनत करोगे अगले दिन जाकर घर। इसे पुरस्कार बहुत जरूरी हो, समझ गए? इस समाज को चलाने के लिए जरूरी हो, ताकि इनोवेशन होते रहे। मेरे हिसाब से तो जरूरी था वो। एक आधा पुरस्कार और होना चाहिए ऐसा। मेरे पास पैसा होगा ना, इससे बड़ा पुरस्कार तैयार करूंगा मैं। तो यही बात है। सर, चिकित्सा के क्षेत्र में बताना जरा, किसे मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला ना, ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। इसे मिला कैटालिन। नाम देखो कितने डेंजर आने वाले हैं इनके। केटा लिन, अभी कुछ, केटालिन कारिको। कारिको हंगरी की रहने वाली है, हंगरी की रहने वाली है केटालिन कारिको। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला सर, समझ में ये बात यार। अब ऐसा क्या करा इन्होंने, नोबेल पुरस्कार मिला? इतने डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं सर, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, नहीं तो चला जाता। मुझे सारा पता है क्या करा, मैंने वो भी पढ़ा जाएगा। मैं सोच सकता हूँ किसी लेवल पर जाकर पढ़ाई करूंगा। कुछ तो मिला होगा, कुछ तो करा होगा ना। मैंने कोविड-19 के टीके की खोज करी, किस तरह करा सर वो देख लो। इसे पता लग गया नहीं, मैंने कहा था नहीं क्या मिला? कोविड-19 के टीके की खोज करी, हल्का सा लिख दिया मैंने। दूसरे नंबर पर एक और व्यक्ति, उसका नाम है डू वीसमैन। क्या नाम है? डू वीसमैन, यूएसए का। याद है नहीं बात? या यूएसए का व्यक्ति है, ठीक। कोविड-19 के अंदर mRNA वैक्सीन खोजी इन्होंने। मैं इतना डेप्थ में नहीं बता रहा हूं, तुम बस इतना नाम पूछ लेगा। यूपीसीएस वाले है ना, वे इतनी मेहरबानी कर ले, इनका नाम याद कर ले, बहुत बड़ी बात है। केटालिन कारिको, हंगरी की रहने वाली। सवाल पता कैसे पूछेगा? हाल ही में जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका नाम केटालिन कारिको है, वो किस देश से संबंधित है? हंगरी से। याद रहिए बात है। हंगरी का सोच रहे हैं भूखा देश है, यूरोप के अंदर मौजूद है देश। याद रहिए बात। दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर, ये तो मैं तुम्हारा याद करवा दूं, शांति। इस बार देखो शांति के क्षेत्र में किसे मिला? शांति के क्षेत्र में। और ये कई बार पूछ लिया, पिछले में 2-3 पेपर देखे ना उठाकर, समझ बात है। ये मेरी फेवरेट है, नरगिस मोहम्मद ईरानी। हाँ, मैंने इसकी पूरी स्टोरी पढ़ी थी। नरगिस मोहम्मद ईरानी, शांति स्थापित करने का काम करा इसने, ठीक। मानव अधिकार के लिए काम करा, महिला उत्पीड़न के लिए काम करा इन्होंने, ठीक। और बहुत अच्छा काम करा। ये भी एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी, इसीलिए कह रहा हूं इनका नाम सिलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि वहां उस क्षेत्र में पता क्या हुआ था? युद्ध चल रहा था। जब युद्ध चल रहा था ना, तो इन्होंने क्या करा, वहां की जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था उनका बचाव किया, उन्होंने संरक्षण दिया, अपने लोगों की घूम घूम कर मदद करी, बच्चों की मदद करी। सही बात है। जो जिनके पास घर नहीं आता उन्हें घर का मुहैया कराया, खाना मुहैया कराया, ऐसे लोगों का नाम। अब वो एनजीओ जो चलाती थी उसमें फर्स्ट नंबर पर, पहले नंबर पर, तब इसे जाके मिला नरगिस मोहम्मद ईरानी को। इसे मैंने कहा मेरी फेवरेट है। एनजीओ क्या हो? एनजीओ का नाम ही यही हो, फंडिंग हो एनजीओ में। अभी मैं कोई एनजीओ खोल लूं कि मैंने एक संस्था बना रखी इस तरह करके, अभी हम सब मिलकर एक एनजीओ खोल सके और उसमें बाहर बाहर तो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी हम खोलने वाले हो ऑनलाइन, सच में बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर रहे इस तरह, तो तुम पता नहीं। जैसे तुम यूट्यूब पे ऐड करोगे, यूट्यूब पर, अरे अरे रुकिए, अरे 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 2 मिनट आपसे बात करनी है, अरे अरे कृष्णा,
अरे यूट्यूब पे ऐड आवा ऐसे ऐसे देखिए नहीं। बात मत करो। तीसरे नंबर पर साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जॉन 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 फारसी याद रखना। जॉन फारसी नॉर्वे के हैं। कहाँ के? नॉर्वे के हैं। चौथे पांचवें नंबर पर जाओ। जॉन फारसी नाम याद रखोगे? इन्होंने पता क्या लिखा है? नाटक लिखा है। जॉन फारसी ने एक नाटक लिखा है, एक अभिनव नाटक और गद अन कई भाव, बहुत सारे नाटक लिखे हैं इन्होंने। और मतलब साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला जॉन फारसी को, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया साहित्य के क्षेत्र में। चौथे नंबर पर जाओ, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नाम, अर्थशास्त्र देखो क्या नाम है? कलाडिया कलाउ डिया गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन। कहां के हैं? यूएसए के। इन्हें क्यों मिला पता? श्रम बाजार के अंदर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम करा कि जो श्रमिक वर्ग हो ना, उसमें मतलब जब आप मजदूर काम कर रहे उसमें महिलाएं भी बढ़कर चढ़ कर हिस्सा लेगी। सही बात या? इसे बढ़ाने के लिए कि महिलाएं भी काम कर सकती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ना महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। इस बात को दर्शाया इन्होंने एक ग्राफ और चार्ट के जरिए और दुनिया को बताया कि महिला भी ना अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा। अगर महिलाएं नहीं होगी तो किसी देश की अर्थव्यवस्था तुरंत डगमगा जाएगी। और बस इन्होंने सोच दिया और बस लिखा और सबमिट कर दिया, मिलेगा नोबेल पुरस्कार। एडिटोरियल तो एडिटोरियल जब तुम पढ़ो वो तुम किसी का कॉपी करके तो पढ़ो। वे भी तो उन्हें तो मिला नंबर, जो एडिटोरियल लिखा उन्हें वे तो नंबर पुरस्कार। बस यही बात है। अब मैं जैसे पुरस्कार के बारे में पढ़ाता चला जा रहा है ना, तो तुम्हारे अंदर चेतना पैदा हो रही है एक प्रकार का, मुझे भी नोबेल पुरस्कार चाहिए। छठे नंबर, पांचवें नंबर पर जाओ, रसायन। रसायन के क्षेत्र में बताओ, रसायन के क्षेत्र में किसे मिला है? मैगी। क्या नाम है? मोगी जी बा वेंडी। ये फ्रांस के। एक और, लुइस इब्रस। लुइस ई ब्रस। छठे नंबर पर जाओ, तीन, एलेक्स की एक की मऊ। क्या नाम है? याद रहिए बात यार, कोई दिक्कत? छठे नंबर पर कौन सा नंबर पर? छठे नंबर पर जो भौतिकी में, भौतिकी में पता किसे मिला? पियरे पियरे एगोस्टिनी। ना कहां गए? फ्रांस के, ट्यूनिसिया। दूसरे नंबर पर जाओ, फेरेन फेरेन फ्रोज, फैन फ्रोज क्रोज फ्रोज। ये कहां का? हंगरी का। इंडिया का है नहीं कहीं को।
एक और एनी एल, एक और एनी एल हुइलियर, फ्रांस। अब मैं तुम्हें याद करवाने जा रहा हूँ, फटाफट देते स्पीड से देख लो। ये नोबेल पुरस्कार होगा हमारा। पहली बार में बताओ, नोबेल पुरस्कार पहली बार कौन से सन में देने शुरू करेंगे? कौन से देश के द्वारा दिया जा? किसके नाम पर दिया जा? कब इनकी घोषणा हो? अक्टूबर में। कब बांट दे जाएं? लगभग कितने करोड़ की राशि मिला? भारत में किसे मिल चुका है? किसके क्षेत्र में? भौतिकी में किसे मिला? कब? मदर टेरेसा को कब मिला था? 1979। शांति के क्षेत्र में सारी की सारी राशि दान कर दी थी। ये कौन है? हरगोविंद खुराना। ये कौन है जो भारत के? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला? याद रहेगी बात है। 2-4 और नाम उन्होंने छोड़ दिए, मैंने याद नहीं होने तेरे पर, इसलिए छोड़ दिए, जानबूझ के छोड़ दिए। इतना पता होना चाहिए जितना याद कर लो, ठीक। ये तो वो पुराना डाटा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले नहीं आता। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 के बाद 1969 में पहली बार मिला। ये इसमें ना यह कैटेगरी नहीं आती, 5 कैटेगरी में पहले अवार्ड देता जाता। एक ही कैटेगरी के अंदर 3 व्यक्ति को अधिकतम अवार्ड दिया जा सका। देखा तुम फिजिक्स के अंदर 3-3 लोगों को मिल रहा है, 4 को नहीं मिल सकता, 3 को मिल सकता। बस इतने पैसे कहां से बांट देंगे ठाक? अभी तुम सोचते होंगे पैसा आता कहां था हर साल, इतने पैसे बांट रहे हैं। इनके पास 31 मिलियन पाउंड की राशि थी, और उसे शेयर में इन्वेस्ट करके रखा, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सके, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, राशि बढ़ती चली जा, हर साल राशि बढ़े इस तरह। समझ की बात है? ऐसा कर आज तक बढ़ती चली जा रही है, मौज आ रही है इनकी। अब बांट रहे, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे, बहुत सारा डिपार्टमेंट। बस तुम्हें चेक करना, जो चिकित्सा के क्षेत्र में ना जो अवार्ड दिया जा, वो अवार्ड देने वाली संस्था का क्या नाम है, वो तुम्हारा काम आज घर जाकर। शांति के क्षेत्र में जो अवार्ड दे रही उस संस्था का नाम क्या है, गूगल सर्च करके। साहित्य के क्षेत्र में जो अवार्ड दे रही उस संस्था का नाम क्या है, कौन से स्थान पर हुआ। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो अवार्ड दे रही उस कंपनी का नाम क्या है, उस अकेडमी का नाम क्या है। जो रसायन के क्षेत्र में अवार्ड दे रही उसका नाम क्या है, जो भौतिक के क्षेत्र में अवार्ड दे रही उसका नाम क्या है। ये काम थोड़ा सा होना चाहिए तुम्हारा। और आज के बाद जो नोबेल पुरस्कार, अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की न्यूज आ गई तो ठाका अपडेट कर लेना, छोटा सा पेज छोड़ देना, आराम से सारा झंझट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बार बार तुम पढ़ना नहीं पढ़ने, ये पढ़ो, टिक मारो, ये मारो। अब तमीज से समझ में आ गया नोबेल पुरस्कार क्या बला है, समझ गए बात क्या कहने कुछ कर जा रही। ठीक, कोई दिक्कत? नोट करना चाहोगे या नोट भेज दूं? इसे नोट कर लो, बस इसे नोट कर लो, उसके बाद में सारा नोट भेज दो। अच्छा, नोबेल प्राइज के बाद दूसरे नंबर पर जाओ, रेमन मैग्सेसे। क्या नाम है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये भी समझ लो क्या बला। पहली बात, इसकी शुरुआत नोट्स में सब लिखा हुआ, ये पुरस्कार है ना, अभी बता रहा हूं, फिर सुनूंगा भी, याद रखना, खाल उतार दूंगा, गलत मत कर देना क्वेश्चन। कम से कम 10-12-15 पुरस्कार में तुम्हारे याद करवा दूंगा। और उसमें तो जो 4 ऑप्शन देकर रखा, उसे देखकर हमसे काटा दोगे कि वो है नहीं, वो कहीं और पढ़ रखा है, उससे हेल्प करेंगे सीधा इंटरेक्ट तुम। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। तो बता, 1957 में, याद रहेगी बात है। इसकी शुरुआत हुई थी फिलीपींस यही रहेगा। उन्नीस 57 से शुरुआत हुई थी इसकी, मुंह पर नहीं आ रहा। 1957 में शुरुआत हुई थी इसकी। उसके बाद इसकी नोट्स में सब लिखा हुआ, याद रहेगी बात है। फिलीपींस में शुरुआत हुई थी, कहाँ हुई थी? फिलीपींस। याद रहेगी बात है। हर साल 31 अगस्त के महीने में दिया जाए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। सवाल ये नहीं पूछता, सवाल ये पूछेगा तुमसे 2023 वाला किसे दिया गया। याद रखना बात है, 2023 वाला किसे दिया गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रेमन मैग्सेसे और कौन से क्षेत्र में दिया जा, क्यों दिया जा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं नोट्स में सब लिखा हुआ, जो मैं नोट्स बना। सबसे पहले किसे मिला था? सबसे पहली बार जो, अगर ये पुरस्कार बात करो ना, सबसे पहली बार मिला था आचार्य विनोबा भावे को। आचार्य विनोबा भावे कौन है? ये भू आंदोलन की शुरुआत इन्होंने करी थी, भू आंदोलन की शुरुआत, याद रखना बात है। सबसे पहली बार इसे मिला थी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक। आचार्य विनोबा भावे नाम है इनका, आचार्य प्रशांत नहीं है, आचार्य विनोबा भावे, ठीक।
कहां से मिलने पुरस्कार? फिलीपींस तक। फिलीपींस, फिलीपींस याद रखना बात यार। फिलीपींस के अंदर भी मनीला पड़ा, मनीला फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला एशिया में नहीं आता, एशिया में तो फिलीपींस याद रहेगी बात यार। अच्छा, सबसे पहली बार आचार्य विनोबा भावे को मिला था। चलो भारत के ये। अच्छा क्या मिला इसमें? ये तो नहीं मिला, क्या इसमें? प्रमाण पत्र मिलेगा तो सर्टिफिकेट, नगद राशि मिलेगी, तीसरा पुरस्कार भी मिलेगा। पुरस्कार भी तीन चीज मिलेगी, नगद राशि मिलेगी, प्रमाण पत्र भी मिलेगा और पुरस्कार भी। बता रहा हूं अभी, पैसे चाहिए तो ये तो 15 लाख रुपए के आसपास मिला, 15 लाख के आसपास। ये भी बहुत बड़ा पुरस्कार है, एशिया के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 52-53 देशों में सबसे बड़ा पुरस्कार है अभी। रवीश कुमार का नाम सुना है, जो एनडीटीवी में काम करते थे, अब खुद का यूट्यूब चैनल है उनका, उन्होंने रेमन मैग्सेसे मिला हुआ। ये रेमन मैग्सेसे। अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं आते ना, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों के लिए एनजीओ में काम करते थे, उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ। अरे पढ़ाई नहीं, आज लास्ट क्लास है, बाद में जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं, टाइम नहीं है, जाओ बाद में जाएंगे। बताओ बात समझ में आई नहीं? पता लग गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। लेकिन अगला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तुम्हारी शक्ल देख कर लग रहा मुझे, समझ में आई बात? सवाल ये नहीं है 2023 का किसे मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि 2023 का किसे मिला। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे भी इंपॉर्टेंट बात है 2023 का किसे मिला। 2023 का तो मिला ही, ये भी बता दो कौन से क्षेत्र में मिला। ऐसा क्या काम करो रेमन मैग्सेसे मिल जा। चलो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार ये तो मिल ही जा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। समझ नहीं बात है, कुछ तो बताओ ऐसा कौन से क्षेत्र में लगा हो। पहले नंबर पर बताऊंगा, पहले 2023 वाला देख लो किसे मिला। इसे मिला दलाई लामा को, दलाई लामा गौतम बुद्ध के वंशज हैं, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते हैं, तिब्बत के तिब्बती गुरु बोल रहे हैं दलाई लामा को। भारत में भी आए, जिंदा भी, याद रखना बात है, मरे नहीं भी। हाँ और 2023 में दलाई लामा आराम, बौद्ध धर्म को मनाने वाले, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते हैं, दलाई लामा शांति के लिए जाने जाते हैं। भारतीय कैंसर विशेषज्ञ को मिला एक और जो भारतीय को मिला, उसका नाम पता क्या है? भारतीय कैंसर विशेषज्ञ, उसका नाम है भारतीय, देखो नाम बताऊंगा भी क्या है, भारतीय कैंसर विशेषज्ञ नाम देखो उनका, विशेषज्ञ नाम है डॉक्टर रवि कन्नन। हाँ डॉक्टर रवि कन्नन, ये कैंसर विशेषज्ञ, इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। एक तो इन्हें मिला, एक दलाई लामा को मिला 2023 वाला। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कौन कौन से क्षेत्र में मिला। तो नोट सुनो जिसके अंदर लिखा हुआ, एक तो मिलेगा पत्रकारिता के क्षेत्र में, फटाफट देख लो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब रवीश कुमार को क्यों मिला पता लग गया तुम्हें? सरकारी सेवा के क्षेत्र में, सरकारी सेवा में तुमने अच्छा काम करा हो, सरकारी नौकरी में रहते हुए तुम भी अच्छा काम कर रहे हो ना, सही बात है, करप्शन में नहीं हो, सिविल सर्विस में हो तुम, पीसीएस में हो तुम, तब भी तुम्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल सके अगर अच्छा काम करोगे तुम्हारा। तीसरे नंबर पर सार्वजनिक सेवा, तुम्हें सार्वजनिक सेवा का तुम्हारे अंदर भावना हो सार्वजनिक सेवा की कि मुझे समाज के लिए काम करना, तब भी तुम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित करे जा सकते हो। अरविंद केजरीवाल इसका उदाहरण है, दिल्ली का मुख्यमंत्री। जुड़ जा किसी एनजीओ तो, बता रहा हूं तुझे एक छोटा सा रास्ता, गरीब आदमी के लिए यही हो सके, और क्या करना है। सामुदायिक नेतृत्व, समुदाय किसी समुदाय का नेतृत्व करना, मान लो किसी समुदाय को इकट्ठा करके उनके आवाज बनना, गरीब समुदाय को इकट्ठा करके उनकी आवाज बनना। सामुदायिक नेतृत्व के लिए, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए भी लगा, शांति अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए और शांति के लिए, विश्व में शांति फैलाने के लिए तब मिलेगा। तुम 5 क्षेत्र बोलोगे। छठा क्षेत्र साहित्य और रचनात्मक संचार के बारे में, साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक संचार के बारे में मिलेगा। तुम्हें इनोवेटिव होना चाहिए तुम्हारे अंदर, साहित्य में तुमने अच्छा काम करा हो तब जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल सके तुम्हें। याद रही बात है, पहले नंबर पर पत्रकारिता के मामले में मिलेगा, दूसरा सरकारी सेवा के मामले में मिलेगा, तीसरा सार्वजनिक सेवा के मामले में मिलेगा, और चौथा सामुदायिक नेतृत्व के मामले में मिलेगा, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के बारे में मिलेगा, साहित्य और रचनात्मक कार्यों के लिए मिलेगा तुम्हें। याद रहेगी बात है। कितने पुरस्कार पढ़ा जाए मैंने? 2। अब दोनों में देखते हैं कौन सा मिलेगा तुम्हें, कौन सा नहीं मिलेगा। तुम्हारा जीवन, कितनी मेहनत करते हैं तुम। उड़ने दो मिट्टी को कहां तक जाएगी, हवा का साथ छूटेगी जब ही पता है। तीसरा नंबर बताओ, मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर
बुकर पुरस्कार, पता नोट्स को उठाकर बार बार से इंगत इंगत फिरते रहना, लिख लेना सर, सही बात है, बार बार इंगत 15-20-30 मिनट लगे लिखने में सर, सिर्फ समझ बात है, नहीं तो इसका प्रिंट निकलवा लेना, प्रिंट निकलवा कर बार बार से घूमते फिरते रहो, देखते रहो सर, समझ गए, जब भी याद होगा। पता लग गया ना रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये दलाई लामा को मिला, ये डॉक्टर रवि कन्नन को मिला। अब आ जाओ इस वाले पुरस्कार को, क्या नाम है इसका दूसरे वाले का, मैन बुकर पुरस्कार। इसकी वर्ष 2014 में पूरे विश्व में अंग्रेजी साहित्य को दिया जाने लगा, वर्ष 2014 से दिया जा रहा, अंग्रेजी साहित्य में मिलेगा। इंग्लिश लिटरेचर में अगर तुमने कुछ भी अच्छा काम कर रखा हो ना, तो तुम्हें मैन बुकर पुरस्कार मिलेगा, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। तो यूरोप वालों की मिलेगा, यूरोप वालों ने स्टार्ट करा है, यूके का अंग्रेजी साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार है, अंग्रेजी साहित्य में। जब हम वो पढ़ रहे थे ना, इंग्लिश लिटरेचर पढ़े थे एमए मता में, सही बात है, तो वहां तब इनकी बात बताते थे, ठीक। तुम्हारी मैडम बोलती थी, हम मेरे बेटे कोई बात नहीं, जिस तरह तुम पढ़ाई करते हो ना, अगला मैन बुकर पुरस्कार तुम्हारा ही, तो तुम तो खोपड़ी में बात घुसत नहीं कि कहना क्या चाह रही है। अब समझ गए कहना क्या चाह रही है। जब लिटरेचर पढ़ रहे थे, अंग्रेजी साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार, याद रही बात है। 2014 से ना पूरे पहले तो वहीं के लोगों को मिला था, केवल वहीं के जो यूरोप के आसपास के लोग थे, यूरोप 28-27 देश के, उन्हें मिला था। 2014 से पूरे विश्व के साहित्यकार अंग्रेजी के, उन्हें सबको मिल रहा है 2014 से, ये बात है इसकी खास बात। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1919 में 69 में शुरुआत हुई इसकी। देख लेना मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, सन बहुत इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल मिला क्या इसमें, 50,000 पाउंड की राशि मिलेगी। कितना पाउंड की राशि मिलेगी। कहां से प्रकाशित हो, लंदन से। भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति जिन्हें मिला हुआ वीएस न्यायपाल 1971 में मिला था। अरुधति राय, ये पहली महिला जिन्हें पहली बार पुरस्कार मिला हुआ, नोट्स में सब लिखा हुआ। कौन से पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम, अंग्रेजी साहित्य के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार। आज इनकी नॉलेज ना तुम, ठीक, मान लो तुम कुछ नहीं बचा तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस बचेगा कि मुझे मैग्सेसे के बारे में पता, इसके बारे में पता है कौन सा पुरस्कार हो, आगे मैं जो दो चार पढ़ाने वाला हूं उनकी ठीक ठाक नॉलेज रहेगी तुम्हें, ठीक। तो अंग्रेजी साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रहेगी मैन बुकर पुरस्कार, कोई दिक्कत यहां तक। सबसे पहली बार जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे उसका नाम वीएस न्यायपाल, नोट्स में सब लिखा हुआ वीएस, नोट्स में जाकर देखो उसमें सब लिखा हुआ, मैंने सब लिख रखा है अच्छी तरह, याद रहेगी बात। पहली महिला उनका नाम अरुधति राय 2023 का किसे मिला, वो इंपोर्टेंट हो जा। जो मैन बुकर पुरस्कार है ना 2023 का किसे मिला, 2023 है ना, वो किसे मिला, उसका नाम हमारे पास पॉल लिंच, याद रहेगी बात है। 5वां उपन्यास है इनका उपन्यास है एक अंग्रेजी साहित्य में, जो इसका नाम है प्रोफिट सॉन्ग्स, सोच रहा था पढ़ू से, प्रॉफिट ये उपन्यास है इनका, 5वां उपन्यास है इनका, इसे मिला। सोच लो अंग्रेजी का पिक्चर बनने वाली हो रही इस पर, प्रॉफिट सॉन्ग्स पर, बड़े गजब की पिक्चर बनेगी। देखिए 12th फेल उपन्यास था नहीं वो, उसमें बनी 12th फेल मूवी, समझ गए। पॉल लिंच, हाँ जो पॉल लिंच है ना, इसे मिला मैन बुकर पुरस्कार 2023 का, और 24 वाला किसे मिला याद नजर बनाए रखना, समझ गए। पता लग चुका क्या है अंग्रेजी साहित्य के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर जाओ, चौथे नंबर पर भारत रत्न के बारे में जानकारी होगी। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है भारत रत्न। तुम्हारी शक्ल देख के लगा तुम्हें भारत रत्न मिलेगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी, 1954 में पहली बार शुरुआत हुई थी भारत रत्न की। बता सकते हो 1954 में सबसे पहली बार जो पुरस्कार मिला था ये किसे मिला था, सबसे पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला सबसे पहली बार। ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री सबसे पहले, सही बात। इनकी याद में शिक्षक दिवस मनाना। जो ये पुरस्कार कौन था, भारत रत्न, एक साल में अधिकतम कितने लोगों को मिलते हैं,
हाँ, और हर साल इसकी घोषणा कब हो? ये भारत का ही पुरस्कार है। एक साल में अधिकतम 3 लोगों को मिल सके हो, इस बार 5 व्यक्ति को मिला है। इसी बार मोदी ने 2 व्यक्ति का नाम और डाल दिया राजनीति के चक्कर में। और ये दिया जाए हर साल 26 जनवरी को। ये तो पता ही होगा तुम, भारत रत्न। ये भी नहीं पता क्या यार, भारत रत्न नहीं पता क्या? 26 जनवरी को दिया जाए। इस बार जो 2023 वाला मिला उनका नाम बताने जा रहा हूँ। तीनों का नाम याद रखना, तीनों पंचों का 5 व्यक्ति को मिला। भारत की पहली महिला जिसे मिला था उसका नाम इंदिरा गांधी है। याद रखनी बात है, पहली महिला इंदिरा गांधी जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ, प्रधानमंत्री बनी थी। किस ना पागल हो गए तो सारे के सारे। पहले संगीतकार MS सुब्बालक्ष्मी जिन्हें मिला हुआ है। अक्षेत्र कौन सा? भारत रत्न तुम्हें कैसे मिलेगा? सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। पहला राष्ट्रीय सेवा, क्या तुमने राष्ट्र की सेवा करी तो तुम भारत रत्न मिलेगा। क्या तुमने कला में कोई काम करा? क्या तुम कोई खिलाड़ी हो अच्छे, सचिन तेंदुलकर जैसे? क्या तुम कोई साहित्य के क्षेत्र में काम करा? क्या तुमने ऐसी कोई मूवी, कोई नाटक, साहित्य, उपन्यास, कविताएं, गद्य, पद, ये ऐसे कविताएं कुछ लिखा है ऐसा कंटेंट साहित्य के क्षेत्र में ताकि तुम्हें पुरस्कार मिल सके? लिख दो। विज्ञान के क्षेत्र में कुछ काम करा, तुम भारत रत्न मिले। भारत रत्न, नाम भारत रत्न है उसका। नोट्स पर सब लिखा हुआ। अब सवाल है 2024 में भारत रत्न किसे मिला? 26 जनवरी चली गई जो 24 वाली, मिला ही होगा 5 लोगों को। कितने? पहले व्यक्ति का नाम हमारे पास कर्पूरी ठाकुर। इन्हीं के चक्कर में नीतीश कुमार उसमें चले गए, दूसरी पार्टी में कूद कर। नीतीश कुमार मोदी जी की पार्टी में चले गए, पहले इंडिया गठबंधन में थे। मरणोपरांत मिला ये वही व्यक्ति जिन्होंने SC ST OBC और मुस्लिम इन सब के लिए काम करा। मोदी सरकार ने इन्हें दिया भारत रत्न। समझ में बात है? कहां के? बिहार के रहने वाले। और दूसरे नंबर पर मिला लाल कृष्ण आडवाणी को। लाल कृष्ण आडवाणी वही व्यक्ति जिन्होंने पहली बार भारत के अंदर राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा निकाल ली थी। और लाल कृष्ण आडवाणी को जो हो किसने गिरफ्तार किया था पता तुम्हें? लालू प्रसाद यादव ने। क्यों कहते हैं सेकुलरिज्म पर चोट कर रहा है, एक देश के अंदर एक धर्म को बांधने का प्रयास कर रहा है। ये लालू प्रसाद यादव का कथन है। चौथे नंबर ये तो हमारा कर्पूरी ठाकुर होगा, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी होगा, तीसरा चौधरी चरण सिंह होंगे। चौधरी चरण सिंह का ही पुत्री नहीं पोता, नाम क्या है उसका पता? जो पार्टी में गया बीजेपी कूद का, है यूपी का, जिस 2 सीट आई जिसकी अभी यूपी में, क्या नाम है उसका? पहले अखिलेश की पार्टी बताओ, उसका पोता। चौधरी चरण सिंह का नाम याद रहेगा। जैसे पहले वो दूसरी पार्टी में था, तुरंत कूद के फिर मोदी की पार्टी में आया। समझ में आई बात? जैसे अवार्ड मिला चौधरी चरण सिंह को, कह रहा है हमारे पूर्वजों को इन्होंने अवार्ड दिया, भारत रत्न दिया, आज तक दिया किसी ने थोड़ा ही, चलो हम तो मोदी के साथ रहेंगे। तो यहां भारत रत्न का राजनीतिकरण होगा, याद रहेगी बात। यह एक PV नरसिम्हा राव जिसकी बात में तुम बता रहा था इकोनॉमिक्स में। और चौथे नंबर 5वें नंबर पर मरणोपरांत जिन्हें मिला उसका नाम MS स्वामीनाथन। 2 तो इसमें तो जिंदा, ठीक, एक तो MS अभी लाल कृष्ण आडवाणी जिंदा हो गए। मरणोपरांत किसे किसे मिला? मरणोपरांत जो मर चुके, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह को, एक कर्पूरी ठाकुर को। याद रहेगी बात है? अब नेक्स्ट नंबर पर ये पागल हो चुके सारे के सारे। यहां से यहां ना भारत के अंदर जब भारत रत्न का ही राजनीतिकरण होना स्टार्ट हो जाना तो समझ जाओ राजनीति का लेवल पूरी तरह बिगड़ चुका। मैं एक राजनीति का स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे अच्छी तरह जानकारी अच्छी तरह समझ में आएगी बात। राजनीति ना अपने सुन लो, राजनीति हो ना, जो राजनीति हो, जो पॉलिटिक्स हो, अपने क्लाइमेक्स पर जाओ। भारत के अंदर या पॉलिटिक्स अभी क्लाइमेक्स पर ऐसे जाके अगर आपको पॉलिटिक्स का ऐसा ग्राफ, जैसे भारत के लोग जागरूक होंगे ना तुरंत, तो ऐसा इसका डिक्लाइन हो जाएगा तुरंत। फिर उसके बाद ना कभी आने का नहीं, फिर हम उस श्रेणी में चले जाएंगे जिसमें मिलेगा। अभी यहाँ क्लाइमेक्स पूरा का पूरा राजनीति का जितना दुरुपयोग हो सके इतना दुरुपयोग हो रहा है। फिर हम कुछ दिन सालों बाद बात करेंगे राजनीति के अंदर नैतिकता की।
तुम्हें फ्यूचर की बात बता रहा हूँ तुम्हें, 200 साल बाद राजनीति में नैतिकता की बात करेंगे, पॉलिटिक्स के अंदर एथिक्स की बात करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा? ये तुम्हारे काम का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये तुम्हारे काम का। ज्ञानपीठ पुरस्कार पता क्या हो? साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य की बात बता रहा हूँ, साहित्य के क्षेत्र में भारत के अंदर, भारत की बात बता रहा हूँ, भारत के अंदर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो हिंदी साहित्य पढ़ते हो ना, गौर तो सुन लो ध्यान से, ठीक है? जब तुम हिंदी साहित्य पढ़ो ना और तुम 4 लाइन मुझे नहीं जोड़ कर बता दो, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम नॉमिनेशन के लिए आगे भेज दूंगा मंत्रालय को, ठीक है? अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार तुम्हारा ही। देखो देखो इस लड़की के अंदर कितना ज्ञान है, देखो देखो देखो। तो ज्ञान तो मिले, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले या ना मिले, लेकिन उसके ज्ञानपीठ क्या कहते हैं, ज्ञान हटा दो, वो पुरस्कार पक्का मिल जाएगा तुम्हें। समझना की बात है। इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में। भारत के साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। 11 लाख रुपए की राशि मिला इसमें। वाक देवी की प्रतिमा मिला, वाक देवी की प्रतिमा, याद रखना बात यह। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था शंकर कुरुप मलयालम साहित्य के लिए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद आई नहीं बात यह। उसके बाद पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी, याद रखना, पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहले हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत, पहले हिंदी लेखक हैं, ठीक। अब जब तुम जो फैक्ट इंगे तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना, मैंने सारे एक जगह समेट दिए, आसान होगा तुम्हारा रास्ता। दोबारा फिर समझ रहे, सारे सुनूंगा मैं। अभी मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहा हूँ। शुरुआत हुई 1965 में। साहित्य, भारत के अंदर साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर साहित्य के क्षेत्र में कुछ भी काम करोगे ना, ये पुरस्कार आराम से मिल जाएगा तुम्हें। और इसका बहुत सारे लोग प्रमाण रहे हुए, ठीक। देखते हैं तुम साहित्य कितना पढ़ते हैं, देखते हैं 16 तारीख के बाद तुम्हारी साहित्य क्लास स्टार्ट होगी, कितना पढ़ते हैं तुम साहित्य, ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक ना 57 बार दिया, 58 बार दिया चुका। 58 में तुम सोच रहे हो 57 में 58 में किसे मिला है? 58 में तो भी मिला होगा, तो बता दो ना फिर 58 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला और 57 में बताइए फिर, क्या आप तो दोनों में तो कोई सा भी पूछ लो। अच्छा, आपने तो बता दिया पहले नंबर पर किसे मिला, मलयालम साहित्य के लिए मिला, मलयालम साहित्य के लिए मिला। क्या नाम है उसका? शंकर कुरुप। पहली महिला का नाम है आशा पूर्णा देवी। अब पहले हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। याद रहेगी बात? 3 व्यक्ति के नाम बताए मैंने तुम्हें। पहली महिला का नाम आशा भैंसा, आशा पूर्णा देवी, तुम सीख लो। उसके बाद पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? शंकर कुरुप को। पहले हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1965 में हुई ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत। यस और नो? अब 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? उस व्यक्ति का नाम बताना चाहता हूं। 57वां मिला दामोदर मोजो को। गोवा के रहने वाले व्यक्ति, लेखक, बहुत अच्छे लेखक। और इन्होंने जो उपन्यास लिखा है ना, लघु कथा उपन्यास के लेखक हैं। एक उपन्यासकार, लघु कथा लेखक, उपन्यासकार दामोदर मोजो। इन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार का मतलब समझते हो? अब तक 57 बार दिया जा चुका, लेकिन 97 का पूछे या ना पूछे, लेकिन 58 का जरूर पूछेगा। और 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उसे तमीज से सुन ली, ध्यान लगा कर, क्योंकि अगर तुमने उसका नाम नहीं सुना तमीज से 58वें का, तो फिर तुम 59वां नहीं मिलने का बिल्कुल भी। समझिए क्या? आप तो 59वें नंबर के तुम ही हो, क्योंकि तुम साहित्य पढ़ने वाले हो रहे कुछ दिनों बाद। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मेरी पसंद के व्यक्ति नहीं है, अब किसी को बुरा लगो अच्छा लगो। संस्कृत साहित्यकार राम भद्राचार्य, मोदी जी के फेवरेट, दोनों को दिखाई देता। नहीं जानते क्या? जय। प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार गुलजार, दो व्यक्तियों को मिला। कितना? गुलजार नहीं, गुलजार चित्ता ही बता देती। तो 58वां ज्ञानपीठ, सुन लो पहले न बताओ, ज्ञानपीठ पुरस्कार की क्या खास बात है पूरी दुनिया में? रैपट इतने भरूंगा, याद रखोगे भारत के अंदर, याद रहेगी बात है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? शंकर कुरुप। कौन से साहित्य में? मलयालम साहित्य। पहली महिला
आसान दिया करना भोरी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजोगु, गोवा के व्यक्ति थे। होगी तुम्हारी मेरिट डाउन होली तुम्हारी, इससे ज्यादा नहीं झेल सकते तुम। उसके बाद 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, वो मिला संस्कृत साहित्य के अंदर राम भद्राचार्य को, और दूसरे नंबर में मिला प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार गुलजार। याद रही बात? या कोई प्रॉब्लम यहां तक? लिखना कुछ नहीं। अभी अगला पुरस्कार आने वाला हो रहा, उसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगर तुम फिल्मों के, बॉलीवुड के, संगीतकार के, इनके सबके शौकीन हो ना, तो आ जाओ, तुम्हारे लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार। हाँ। कभी टाइम लगा के देखना है इसकी, मुझे तो बड़ा फेवरेट लगा। बताओ दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जा? चुप हो जाओ, बात ना करो। कौन से पुरस्कार की बात कर रहे थे हम? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार देख लो, शुरुआत हुई 1969 में। 1969 क्या होगा? माइक चल रहा है ना, पढ़ लो। से कहाँ आयोजित करा गया? मुंबई में। कहाँ? ठीक है, ध्यान से सुन लो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 वाला देखो कितना। भारतीय सिनेमा के पितामह कहा जा दादा साहब को। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह कौन है? याद रहेगी बात? या पुरस्कार 2024 वाले की बात कर रहा हूं मैं, 20 फरवरी 2024 की बात, 2024 वाले की बात कर रहा हूं मैं। 2024 वाले किसे मिले? भारतीय सिनेमा के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है। जब टाइम लगा ना तुमसे, अभी तो तुम्हारे पास टाइम कम होगा, दादा साहब फाल्के की स्टोरी पढ़ना जब यार। वहीदा रहमान क्या स्टोरी देनी है गजब की। अब मेरे पास टाइम कम है, मैं बता नहीं सकता, पूरा टाइम चला जाएगा। बता देता तो पुरस्कार ही देख लो कैसे मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 बता, तुम्हें बहुत कुछ देता के बारे में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पता किसे मिला? 2024 वाला। इस अवार्ड की स्थापना हुई थी 2012 में। अवार्ड की स्थापना दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक, इसकी स्थापना हुई 2012 में। वैसे 1969 तो शुरुआत हो गई थी इनकी, 1969 से दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो अवार्ड देना स्टार्ट हुए तुम्हें साल भर साल, ये 2012 तक शुरुआत हुई इसकी। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सवाल जो मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर जिसे बोला, अभिनेता। हिंदी साहित्य में पढ़ाया था मैंने तुम्हें, अभिनेता क्या हो, ठीक, अभिनय करने वाला अभिनेता। शाहरुख खान को मिला। हाँ हाँ, शाहरुख खान तो शाहरुख खान। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलना शाहरुख खान को इस बात का प्रतीक है, शाहरुख खान तो नंबर 1 कोई एक्टर नहीं है इंडिया के अंदर। क्या तुम किसे मानना चाहो? उसकी जो एक्टिंग है जवान के अंदर, गजब की एक्टिंग है। उससे बेहतरीन कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा है, तो पुरस्कार कह रहा है, ये तो सिलेक्ट करा जा रहा है। मैं नहीं मानता ना, मुझे नहीं पता, सबका अलग अलग है ना जवान। मेरे हिसाब से जो फेवरेट एक्टर है मेरा रणवीर कपूर, रणवीर सिंह। हाँ, जो अलाउद्दीन खिलजी में था नहीं क्या, उसमें पद्मावत पिक्चर में था या लक्षात, गजब एक्टिंग उसकी। बाजीराव की गिरफ्तारी बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई, क्या एक्टिंग है, गजब की एक्टिंग, धांसू एक्टिंग उसकी। उसे मिलना चाहिए अवार्ड, उसका फैन हूं मैं एक्टिंग के मामले में। दूसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। ये तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो गए शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला होगा? मान लो अंदाजा लगाओ, कौन सी हीरोइन होगी? 2024 की बात चल रही है, 2024 के लिए जिस एक्टर ने मिला ना, बहुत गजब का एक्सपीरियंस है उसमें। और तुमने उसकी एक पिक्चर भी दिखाई थी, सोचो गजब की पिक्चर हुआ। और उसने हमारा टीचर का रोल निभाया था उसने पिक्चर में, रानी मुखर्जी। हिचकी रानी मुखर्जी को सब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। इनकी एक वेब हुआ यार, नाटक किया, वेब सीरीज टाइप की, मैंने देखी नहीं हुआ,
उसके लिए मिला है, बहुत तारीफ करी जा रही है। नॉर्वे के पर कर को कोई स्टोरी इनकी, हाँ मुझे नहीं पता ऐसी कोई इनकी कोई स्टोरी है, लेकिन बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग, गजब की मूवी है। रानी मुखर्जी, टाइम नहीं लगा मेरा, देखता मैं। रानी मुखर्जी, अच्छा, रानी मुखर्जी का जो बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला, गजब का। ठीक, एक और सवाल, बेस्ट एक्टर निगेटिव रोल, जो निगेटिव रोल है, शत्रु का रोल निभाया जितना, बहुत पता लग गया ना। सबसे बेस्ट अवार्ड मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंदर, सबसे बेस्ट अवार्ड निगेटिव रोल के मामले में बॉबी देओल, समझ गए। क्यों मिलने लगे? एथिक्स के साथ सोचो, उस बंदे की एक्टिंग देख कितनी रियल है। पूरा तो जब एनिमल पिक्चर थी ना, एक सीन आया ना पूरा का पूरा, एक सीन ऐसा जगह नाचा ना हो, पूरा भोकाल बचा दिया। समझ गए ना तुम? जब मैं हॉल में बैठा होता ना, पिक्चर देख रहा था मैं वहां, तो मुझे अपनी मान लो ऐसे करके रख रखा उसने, ऐसे करके ऐसे करके नाचना स्टार्ट करा। उसके बाद मेरे बात नहीं ना, सुन लो, उसके बाद जो फिर वहां जो एक्टिंग हुई ना उसकी गजब की, उसने जो चक्कू उठाकर ये कर अरे नो करो स्टाइल, देखा नहीं कुछ दिन, 3-4 महीने तक हटा नहीं सोशल मीडिया, तो लोग पागल हो गए। वो भी देवल का वो भी बदल गया, कैरियर ही बदल गया पूरा का पूरा। सुन लो, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म ओपनहाइमर। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? जवान को, याद रखना, जवान मूवी को। ठीक, बेस्ट डायरेक्टर पूछा, बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जो डायरेक्टर मूवी बना हुआ, जो संदीप रेड्डी बंगा। उस बंदे ने पता क्या बोल लिया था? उस बंदे ने बोल रहा था, इस भारतीय सिनेमा को दिखाऊंगा मैं कि जो हो एनिमल पिक्चर जब लड़ने से पहले एनिमल के लिए मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। उसने कहा था कि कत्ल, खून खराबा क्या हो, मीडिया क्या हो, एक्शन सिनेमा क्या हो, वही बताऊंगा लोगों को। अब बता के दिखा दिया। और एनिमल पिक्चर जो हिट गजब का। हाँ, ये बात कह सको कि हमारे समाज के अंदर हिंसा की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है, और लोग हिंसा को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, लोग दे रहे हैं, एंजॉय ले रहे हैं। अब मूवी चलेगी ना, लोगों की जनता को पसंद आई ना। एक बात बताओ करे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है जवान पिक्चर को। जवान मूवी देखी ना तुमने? जवान दिखाई देने में तुम्हें? अच्छा, फिल्म ऑफ द ईयर, एक मूवी आई सलार, पार्ट 1 प्रभास की, जिसने बाहुबली 2 बनाई थी, बाहुबली 1, सलार मूवी आई। सलार का पार्ट 1 आया ना, उसे बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। एक सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म्स ये मिला ओपनहाइमर को। कितनी राशि मिले? 15 लाख रुपए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के मामले में विक्की कौशल, क्रिटिक्स के मामले में, क्रिटिक्स जानेंगे क्या है विक्की कौशल का? देखा ना तेरे चांद, कौन था, चांद तारे तोड़, कौन सा भी गाना बोला था उसका, सितारे मांग लाऊंगा तेरे संग, कौन सा, तोबा। अच्छी एक्टिंग उसकी बंदे की। कैटरीना कैफ की शादी हो रखी ना सर, मैंने मना कर दी थी सर। किसके? कुछ भी। भाई बात ना करो।
और तू बता मुझे क्या कह रही है? कह रही है आपने मेरी बेइज्जती करवा दी, इसको कच्चा बादाम पर डांस कर उसके साथ मैंने डांस करा था ना कच्चा बादाम पर। नेक्स्ट 69वां देख लो, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह। एक समारोह हुआ 69वां, 70वां देखेंगे कहां होगा। गुजरात के अंदर हुआ, गांधीनगर में। सुन लो ध्यान लगा कर, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह कहां हुआ? गुजरात के अंदर, गांधीनगर के अंदर हुआ। शुरुआत हुई थी 1953 में इसकी। इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रही करण जौहर ना, जानो करण जौहर डायरेक्टर है। ठीक, फिल्म फेयर जो पुरस्कार है फिल्म फेयर पत्रिका और हिंदी फिल्म के क्षेत्रों में दिया जाएगा। भी यहाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मैं 69वें फिल्म फेस्टिवल प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। जब हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो वहां सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया शाहरुख खान को। जब हम 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह की बात करें, यहाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया रणवीर कपूर को, एनिमल पिक्चर के लिए। गजब की धांसू एक्टिंग है उसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिनेता की बात चल रही, पिक्चर की बात नहीं चल रही। यहाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो रोल मिला वो उसमें मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार में रानी मुखर्जी को। यहाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रोल किसे मिला? आलिया भट्ट को। अब पिक्चर पता कौन सी बनाई उन्होंने? रोकी और रानी की प्रेम कहानी। जरा देखो जाके, मैंने पूरी मूवी देखी है, गजब की मूवी। रणवीर सिंह नहीं है इसमें। हाँ इसमें रणवीर सिंह, गजब की एक्टिंग है उसकी, रोने लग जाएगा तुम यार। अक्षय कुमार का फैन हो। अक्षय कुमार पहले बड़ी गजब की एक्टिंग करता था, मैं अक्षय कुमार का फैन था। अक्षय कुमार की सारी पिक्चर पिट रही है। जब तो अक्षय कुमार मोदी जी जैसे जाके मिला ना, तब तो उनकी पिक्चर कोई नहीं कर। चलो नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता। सपोर्टिंग जो सपोर्ट करो। और कहानी देखो, मैंने तुम्हें बताया था जब मैं साहित्य पढ़ा रहा था, एक तो मुख्य कथा हो, एक वो सपोर्टिंग कथा आसपास, तो जिसे अमांतर कथाएं या अप्रासंगिक कथाएं भी बोलते हैं, जिन्हें जो कुछ दूर तक चलती है समाप्त हो जाती है। तो इस तरह कोई मूवी बनाई जाएगी, उसमें एक हीरो आगा, बीच में आगा, उसका रोल बड़ा गजब का होगा और लोग उसे लास्ट तक याद रखेंगे, लेकिन सपोर्ट के लिए आगा ताकि मूवी आगे बढ़ सके। यही तो पढ़ाऊं साहित्य में, या पूरी कहानी चल रही सपोर्ट में। एक मुख्य जो कहानी चल रही है ना, मुख्य कहानी चल रही शाहरुख खान की पास में, सही बात है, डंकी जो मारा हुए डंकी पिक्चर, और उसमें विक्की कौशल आया, और जब विक्की कौशल आया ना, उसने अपने आप को जला लिया, सबको उसका दुख हुआ। इसलिए सबसे सपोर्टिंग अभिनेता का रोल मिला, वो मिला अवार्ड 69वें फिल्म फेयर फेस्टिवल में। समझ गए ना? विक्की कौशल को याद रही बात है, सबके नाम लिख रखे हैं मैंने, घबराओ ना, पूरी मेहनत कर रखी। सर्वश्रेष्ठ पता लग चुका है, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का, सपोर्टिंग अभिनेत्री उसका नाम है शबाना आजमी। क्या नाम है? सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री, अभिनेत्री का मतलब लड़की होगी, याद रहेगी बात है, शबाना आजमी। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे मिला? अंदाजा लगाओ। 69वां फिल्म फेयर फेस्टिवल। डायरेक्टर, जवान के डायरेक्टर नहीं है, 12th फेल मूवी बनाने वाले विधु विनोद चोपड़ा, जो विकास दिव्य कीर्ति सर के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने इसकी क्लिक की बैठकर, जिन्होंने मूवी बनाई है विधु विनोद चोपड़ा, जिनका 3 इडियट मूवी बनाने में भी योगदान है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा और फिल्म, सर्वश्रेष्ठ ऐसी फिल्म का नाम बताओ जो सर्वश्रेष्ठ पटकथा रही हो। 69वें की बात कर रहा हूं मैं, 69वें की सर्वश्रेष्ठ कथा रही हो, सबसे अच्छी कथा रही हो, 2023 में देखी गई हो, सही बात है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी है वहां 69वें, उसमें रखा गया सर। अच्छा नु बताओ, जब हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पढ़ रहे थे, वहां तो किसे रखा गया? वहां तो रखा गया जवान को। और 69वें फिल्म फेयर फेस्टिवल के अंदर पता किसे रखा गया? 12th फेल को। जब 12th फेल देखने गया था ना मैं, अकेला सिंगल बंदा बैठा होता और दो का जोड़ा बैठा था सामने, मैंने बताया था ना तुम्हें, 2 का जोड़ा बैठा था सामने, मैं अकेला बैठा हुआ था, 3 जने थे, हम सामने निकल गए। लोग कह रहे थे फ्लॉप जागी, तभी मैंने देख के पहचान लिया, मैंने कहा ये मूवी पक्का जागी, ऊपर अवार्ड मिलना इस मूवी को, मैंने तुम्हें घर आके बताया था। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेत्री। जानो क्रिटिक्स अभिनेत्री क्या हो? क्रिटिक्स आलोचक, नहीं जानते? बताएंगे आगे चलकर। ये नवीना रानी मुखर्जी को मिसिस चटर्जी बनाम नार्वे, ये बनाई इन्होंने मूवी, मिसिस चटर्जी बनाम नार्वे, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेत्री का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता विक्रांत मैसी, जिन्होंने 12th फेल बनाई,
विक्रांत मैसी नाम है जो 12th फेल में जाकर रोने लगता क्या वो? एक आधा डायलॉग बताओ उसका, विक्रांत मैसी का। भाई यार क्या जिंदगी जियो तुम। 12th फेल के डाउन। पापा कहा करते थे बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से डरो। हाँ, विक्रांत मैसी उसका नाम है। सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। सर्वश्रेष्ठ, ये तो होगा सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर भूपिंदर बब्बल, सिंगर है, प्लेबैक सिंगर। एनिमल पिक्चर के सॉन्ग इन्होंने बनाए। उसके बाद छठा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार डेविस धवा को मिला। ये भी नाम पूछा जा सके, ये मैंने इसमें लिख दिया, आगे जितना जानने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है तो और खोल खोल कर समझा था तुम्हें। पुरस्कार हो गया खत्म, ये रह रहे यार थोड़े। हो गया तक। अब थोड़ा पद्म पुरस्कारों की बात कर लो। ये पद्म पुरस्कार कंगना रनौत का नाम सुना है? पद्मश्री में रखा है सर, ठीक है, या तो याद ना बनी हो। पहले समझ लो क्या होगी। पहली बात तो पद्म पुरस्कारों के बारे में जान लो, सारा नोट्स मिल जाएगा, मेरे को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो पद्म पुरस्कार। जिस व्यक्ति को, सोनू सूद का नाम सुना, जिन्होंने कोरोना में लोगों की बहुत मदद करी, पद्मश्री से सम्मानित है। याद रखिए बात। बहुत सारे लोग जो पद्मश्री सम्मानित है। उसका बजरंग पुनिया का नाम सुना है? एक बात महिला पहलवान थी जो बबीता फोगाट और को विनेश फोगाट हुई, इनसे पद्मश्री से सम्मानित है। बाहर तो जो मेडल जीत के ले गए थे, समझ गए। और ये इनका पद्मश्री इन्होंने वापस करा, जो इनके बात आंदोलन कर रहे थे, इनकी बात नहीं सुनी गई, सारे मेडल इन्होंने वापस कर दिए। साक्षी मलिक हुई। पद्म पुरस्कारों के बारे में जान लो। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाए, मैंने नोट्स पर सब लिख रखा है। सार्वजनिक सेवा का भाव होना चाहिए, तभी आपको ये पुरस्कार, पद्म पुरस्कार मिल सके। पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी हो। कितनी? 3 कैटेगरी हो। इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 में हुई थी। तो लगभग अच्छे पुरस्कार की कैटेगरी में हो पद्म पुरस्कार। 3 श्रेणी हो, एक तो हो पद्म विभूषण, एक हो पद्म भूषण, एक हो पद्मश्री। एक तो पद्म विभूषण हो, सबसे बड़ा पद्म विभूषण माना जा, ये इस बार केवल 5 ही लोगों को मिला। ठीक। पद्म भूषण हो वो 17 लोगों को मिला था। उससे छोटा हो पद्मश्री। कौन सा हो? तो एक तो पद्म विभूषण होगा, एक पद्म भूषण होगा, एक पद्मश्री होगा। सबसे ऊपर पता कौन सा होगा? पद्म विभूषण। नीचे क्या होगा? पद्म भूषण, फिर नीचे पद्मश्री होगा। याद रहेगी बात है? ठीक। कोई दिक्कत? एक साल में 120 लोगों को मिल सका। बस ऐसे लोग छोड़ दो जो मर चुके, उन्हें हटा दो। ठीक है, कुछ लोगों को मरने के बावजूद में मिला ना, मरणोपरांत या विदेशी छोड़कर कोई विदेशी व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित कर सका। ठीक। तो अधिकतम कितने लोगों को मिल सके पद्म पुरस्कार? 120, लेकिन इस बार 132 लोगों को मिला। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो मर चुके होंगे और बाद में पुरस्कार मिल रहा है, या ऐसे होंगे बाहर विदेश में रह रहे होंगे। तो ऐसे मिला के 132 बैठ गया इस बार। इस मतलब 5 तो ऐसे जिन्हें पद्मश्री, और जो 17 ऐसे जिन्हें पद्मश्री नहीं पद्म विभूषण, और 17 ऐसे जिसे पद्म भूषण मिला, और 110 ऐसे जिसे पद्मश्री मिला। याद रहेगी बात। यार देवा कौन इस पुरस्कार को? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। याद रहेगी बात। या 2024 में कितने लोगों को मिला है? 132। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिया जा। इस बार जो 2025 में आने वाला होगा ना, नजर रखना पद्म कितने लोगों को पद्म भूषण मिला, कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला, और कितने लोगों को पद्म भूषण मिला, कितने को पद्मश्री मिला। याद रखोगे? ठीक। इस बार 5 लोगों के जो नाम है ना, हम 17 के तो नाम नहीं याद कर सकते, हम ये भी नहीं याद कर सकते पद्मश्री 110 को किसे मिला। ठीक। अब और सवाल पूछे जाओ उनसे, एक अद्धा ठहर के पूछ लो व्यक्ति कहाँ का जिसे पद्मश्री मिला है, और उससे सब छोड़कर भाग गए। चलो यहां तक समझ में आया? 5 जिन लोगों को पद्म विभूषण मिला ना, उनके मैंने नोट्स में नाम लिख रखे। 17 के नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 पद्म विभूषण जिन्हें मिला उनके नाम याद कर लेना। कुल महिला समाज 30 में 132 में 30 महिलाएं हैं, और 9 व्यक्ति ऐसे जिन्हें मरणोपरांत मिला। सबसे ज्यादा पद्म पुरस्कार जीतने वाले लोग पता कहाँ के?
तो अंदाजा लगाओ सबसे ज्यादा जो पद्म पुरस्कार जीतता है। अच्छा, पद्म पुरस्कार की कितनी श्रेणी हो? 3। एक तो पद्म विभूषण, सबसे ऊपर वही हो पद्म विभूषण, एक हो पद्म भूषण, एक पद्म श्री। कंगना रनौत को कौन सा मिला हुआ? पद्म श्री। याद रहेगी बात है। जब तुम आज चुनाव में खड़ी होकर कहती मैं पद्म श्री से सम्मानित हूँ, कह सको, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं, मोदी सरकार की तारीफ करी ना उन्होंने, तो आज तक करनी शुरू कर दो। अगले 26 जनवरी को पक्का पद्म श्री मिल जाएगा। कर मोदी सरकार की तारीफ। उसके बाद नेक्स्ट, अब 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार ये मिला पुष्पा भारती को। 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जा पुष्पा भारती। 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार में भी कह रहा हूं पुष्पा भारती को मिला है। हिंदी की प्रख्यात प्रसिद्ध लेखिका, याद रखना बात है, पुष्पा भारती। एक 32वां 33 व्यास सम्मान पुरस्कार किसे मिला था? वो मिला था डॉक्टर चतुर्वेदी की। उनकी कृति पता कौन सी रचना? यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें, यानी की रचना। ठीक। उसके बाद डॉक्टर चतुर्वेदी ने लिखा है एक उपन्यास पागल खाना। व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में, रामविलास शर्मा ने करी थी। कौन दिवस? के बिड़ला फाउंडेशन दिवस। मैंने नोट्स में लिख रखा के बिड़ला फाउंडेशन। एक सरस्वती सम्मान पुरस्कार, सरस्वती, ये भी 2023 का देख लो। वैसे 2022 के लिए दिया जा रहा है, 2023 में दिया जा रहा है, 2022 के लिए दिया जा रहा है। कोरोना आ गया था ना बीच में। सरस्वती सम्मान पुरस्कार को पाने वाले जो पहले व्यक्ति है उसका नाम हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता। याद रहेगी बात क्या? ये इस बार मिला है, पता किसे मिला है? 1991 में शुरुआत हुई थी। सरस्वती सम्मान पुरस्कार हो चाहे व्यास सम्मान पुरस्कार हो, शुरुआत हुई थी 1991 में। इस बार जो मिला ना, जो पुरस्कार मिला ये शिव शंकरी को मिला और सूर्यवंशम उपन्यास के लिए मिला। शिव शंकरी को सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। याद रहेगी बात क्या? एक तरफ फिर मैंने नोट्स के अंदर 3 कैटेगरी बनाई, एक तो फिल्म जगत पुरस्कार, एक विज्ञान के पुरस्कार, एक पर्यावरण पुरस्कार। उसमें जो फिल्म जगत के पुरस्कार उसमें एक सबसे बड़ा पुरस्कार जो वर्ल्ड के द्वारा दिया जा। मेरे पर टाइम लगता तो मैं समझाता, तुम अभी टाइम लगा। ऑस्कर अवार्ड क्या हो, कभी सर्च करके देखना ऑस्कर अवार्ड क्या हो। ऑस्कर अवार्ड बहुत सारी मूवियों को जो ऑस्कर में भेजा था। तो तुमने RRR पिक्चर देखी, RRR RRR, उसे गाना नाटू नाटू है नहीं, उसे इसके लिए नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए। बहुत बड़ी बात है ऑस्कर अवार्ड क्या हो। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें वो फैक्ट बता रहा हूँ जो पेपर में काम के हो सके। अभी फिल्म सुन लो, फिल्म जगत के अंदर विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड। हर फिल्म का सपना हो इसके अंदर पहुंचना। 1929 में उसकी शुरुआत हुई थी। फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है 1929 में। अमेरिका के लोग दे बस। और 3 समझ लो तुम, 6,000 बंदे कम से कम चेक करेंगे उस फिल्म को, देख चुके होंगे जब जाकर वह फिल्म उस ऑस्कर में जाएगी। और कई सारी कमेटी एक साथ बनेगी और वे मेंबर नॉमिनेट करके कई सारी फिल्में भेजी जा। भारत में भी बहुत सारी फिल्में भेजी जा, हर देश से फिल्में भेजी जा। 4,000 फिल्में के 3,000 4,000 फिल्में के आसपास हो, उनमें से एक फिल्म सिलेक्ट करेंगे, ऐसा करोगे। समझ गए कि इसे ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। क्या मूवी रही होगी वह, हर साल मिला। भारत की किसी को मिला, बात करेंगे अभी। पहली फिल्म थी भारत की मदर इंडिया, 1957 बनी थी मदर इंडिया, ऑस्कर में गई थी। समझ गए? 36 बार ऑस्कर जीतने वाली फिल्म वाल्टर डिज्नी, कभी देखना चाहेगा, मैंने देखी मूवी। संगीत के लिए पुरस्कार, अगर पूछा संगीत के लिए कौन कौन से पुरस्कार दिए तो ग्रैमी पुरस्कार पूछा, ग्रैमी पुरस्कार कि कौन से क्षेत्र में दिया जा, संगीत के क्षेत्र में। फिर भी पूछा टेलीविजन के क्षेत्र में एमी पुरस्कार, एमी। एक विज्ञान के पुरस्कार भी देख लो, विज्ञान के क्षेत्र में जो दिया जा। कलिंग पुरस्कार पूछे जा ना, यूएनओ दिवस और यूएन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा। एक भटनागर पुरस्कार, ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा। गोल्डन पांडा पुरस्कार, यो विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार। नोट्स को पढ़ लेना कम से कम 3-4 बार जाकर। अब खेल पुरस्कारों की बात कर लो। एक तरफ तो अर्जुन पुरस्कार, एक तरफ द्रोणाचार्य पुरस्कार, नोट्स में लिखवा रखा मैंने। जो अर्जुन पुरस्कार है वो तो मिलेगा खिलाड़ी को, और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना वो खेल प्रशिक्षण वाले को, जो उनके टीचर हो, उन्हें गाइड करने वाले हो, उन्हें मिलेगा। कोच जिसे बोलते हैं। दो देगा कौन पुरस्कार हो? खेल मंत्रालय। वह खिलाड़ी जिसने 4 साल तक अच्छा प्रदर्शन करा हो उस अर्जुन पुरस्कार तक सम्मानित करा जाएगा। यानी 4 साल तक गेम खेल रहा था वो भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेल गया, इंडिया में भी खेल रहा और 4 साल तक अच्छा काम कर रहा, तो उसे अर्जुन पुरस्कार तक सम्मानित करा जाए उस खिलाड़ी को। याद रहेगी बात? खेल के क्षेत्र का, ठीक याद रहेगी।
इसमें मिला लगभग 15 लाख रुपए के आसपास। अर्जुन पुरस्कार, एक प्रतिमा मिला, देखना अर्जुन की। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार हो उसमें एक तो अर्जुन खड़े हो, उनके पीछे उनके वो गुरु खड़े हो, द्रोणाचार्य खड़े हो ना, उन्हें तीर चलाना सिखाओ, वो द्रोणाचार्य पुरस्कार हो। ऐसा देखना कभी जाकर सर्च करके, ऐसा पुरस्कार हो। प्रथम बार मिला था 1985 में। सबरी खवास। अब छोटे छोटे पुरस्कार की मैंने पूरी लिस्ट दे दी, कौन सा किसी किसे मिला हुआ। मुझे लगता है सवाल पूछ सको, जैसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में अमिताभ बच्चन को मिला है, 2024 वालों पाएगा मैं। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 का यो कौशिक राजशेखर को मिला। सब लिखवा रखा मैंने इसके अंदर। मम्मी दूध ले। उसके बाद वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 का यो कौशिक राजशेखर को मिला। उसके बाद आर्यभट्ट पुरस्कार यो पावू लेरी और सुब्बाराव को मिला 2024 वाले। 33वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रभावती वर्मा। रौद्र सात्विक उपन्यास लिख रखे मैंने, ऐसे लिख रखे 10 के नाम, और 10 के 10 नाम पढ़ लेना तुम जाकर, पढ़ तो समझ में आएंगे। याद रहेगी बात या ठीक। ये भी पेज मेरा खत्म हुआ। उसके बाद 69वां ये भी मैंने पढ़ा दिया तुम। अब आयो इंडेक्स पर। किस पर? इंडेक्स पर। अच्छा, एक यो 24वां शिखर सम्मेलन 2024 कहां को किया जा रहा? 24वां शिखर सम्मेलन एससीओ का। एससीओ क्या है? शंघाई सहयोग संगठन। 23वीं की अध्यक्षता करी थी भारत ने। स्थापना हुई थी 2001 में। 5 देश इसमें शामिल है, अब बहुत सारे देश शामिल हो चुके हैं इसके अंदर। ठीक, 2001 में बनाया था एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन। ठीक, इसमें रूस भी है, चीन भी है, तजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, भारत और जो पाकिस्तान है ना, इसमें 2017 में शामिल हुए। याद रही बात या? अब मैंने कुछ इंडेक्स के नाम दे दिए। इंडेक्स बहुत जरूरी हो, ये इंडेक्स ही आंकड़े, इसमें आंकड़े रखे जा और आंकड़े विश्लेषण का चीज हो। ये कुछ इंडेक्स, मैंने इंडेक्स के नाम लिख दिए, किस कौन कौन से इंडेक्स में भारत की कौन कौन सी रैंक। समझ में आई बात है? अब मैं तुम बताने जा रहा हूँ कौन कौन से इंडेक्स भारत की कौन कौन सी रैंक। एक हमारे पास ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 का, इस स्वीडन के द्वारा, इसमें सबसे पहले स्थान पर है वो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो से जारी करे। और दूसरा, इसमें भारत को 63वें स्थान पर रखा है 120 देशों में। यानी इसका मतलब बता क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन के मामले में अच्छे नहीं है। 63वें स्थान पर रख रखा है। कौन से? 62 देश ऐसे हमारे से पहले ही जो हमारे से अच्छा काम कर रहे हैं एनर्जी के मामले में। ठीक, हमें 63वें नंबर पर रखा है एनर्जी के मामले में। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, इसमें 18वां संस्करण आया इसका, जो जिसमें देश से पहले नंबर पर उसका नाम आइसलैंड है। भारत की जो रैंक है उसमें 129वीं रैंक। वो कितनी रैंक? इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी कर और 2006 से जारी हो रहा है। तीसरा, यात्रा पर्यटन और विकास सूचकांक 2024, इसमें भारत का स्थान 39वां। कि तो कौन सा? 39वां। पहले नंबर पर इसमें यूएसए। नोट्स देख लेना पूरा का पूरा जाकर, मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। और ये जाते जाते भी तो पेपर तो घुस रहे होंगे ना अंदर तक, तब तक इन पर नजर, इसमें इसकी रैंक इतनी, इसमें इसकी रैंक 10-12 ही बस, और कुछ नहीं है फालतू। जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों की याद होना चाहिए, मुझे पता नहीं से ज्यादा याद भी नहीं होने, तो मैं इतना ज्यादा डाटा दिया ही नहीं। एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जाते जाते भी जाते देखना पेपर में घुसने से पहले ही पेपर में। उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक, जो भी इसमें जो भारत है ना 2024 का ही, इसमें आइसलैंड पहले नंबर पर, अंतिम नंबर पर यमन होगा। अब भारत का स्थान 116वां और ये 163 देशों में। ठीक, समझाता टाइम कम बचा मेरे पास। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इंडेक्स भी समझाता है। इंडेक्स क्या हो तो बहुत अच्छे तरीके समझाता है सर। इंडेक्स क्या हो अभी तुम्हारा काम चल जाएगा बस। इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई बोले सर, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसे बोलो 2024 का 176 रैंक 180 देशों में। रट्टा मारना इसका, अमेरिका की येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी करा जा रहा है। उसके बाद विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 की है, अंकटाड के द्वारा जारी हुआ है। अंकटाड मैंने पहले पढ़ा रखा यूपीएससी में अंकटाड के बारे में, संस्था पूरी क्या। भारत में एफडीआई में कमी है, इसमें भी बताया गया 43% एफडीआई घट गया। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 की 15वां स्थान है भारत का विश्व निवेश रिपोर्ट में। यानी 14 देश ऐसे जहां भारत का अच्छा निवेश हो रहा है। बाहर के लोग 15 देशों में 14 देशों में ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, भारत में 15वें नंबर पाने में पसंद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDNS 2024 शीर्ष स्थान है फिनलैंड का। SDG लक्ष्यों में सबसे अच्छा काम करना है फिनलैंड ने, याद रखना बात। और इंडिया की रैंक 109। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 180 देशों में तो 159वें स्थान पर। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स हमारे यहां से जो मीडिया उसे कितनी आजादी, 158 देश ऐसे 180 देशों में तो
जहां के मीडिया को पूरी आजादी है, वे कुछ भी बोल सकते हैं। हम 159वें नंबर पर आ रहे, समझ रहे? अंतिम देश है इरिट्रिया से छोड़ दो, रिपोर्ट जारी करे जा, छोड़ दो ये भी। लेकिन भारत का स्थान याद रखना, कौन से इंडेक्स में कौन सा। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जब हम भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ा इसकी जिक्र करो, भारत की रैंकिंग इसमें पहले 2022 में 85 थी, अब घटकर 93 पे आएंगे। भारत में भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। नहीं ठीक हुआ, सही हुआ, अब सही हुआ, जितना कम होगा। 93 नंबर पर, यानी हमारे 92 देश ऐसे जहां भारत देश से ज्यादा भ्रष्टाचार है। वर्ल्ड बैंक का एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें हम 42वें स्थान पर, अमेरिका पहले नंबर पर। जहां की लॉजिस्टिक्स अच्छी, लॉजिस्टिक्स क्या हो, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल, ट्रक, गाड़ी, सब सामान लेना ले जाना आसान हो, लॉजिस्टिक्स। सर्वाधिक तेंदुआ रिपोर्ट, सर्वाधिक तेंदुए कहां पाए जा, मध्य प्रदेश में पाए जा। तेंदुआ रिपोर्ट कह रही है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुए। वैश्विक भू सूचकांक, इसमें हम 111वें स्थान पर, 2024 के आंकड़े। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में, इसमें 126वें स्थान पर। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक फॉर पीस, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी करे जा। आइसलैंड इसमें लास्ट में चला, अफगानिस्तान तब तो लास्ट में चला गया, टाइम ही कम बचा है। सतत विकास लक्ष्य क्या हो, ये पूरी रिपोर्ट दे रखी है। सतत विकास लक्ष्य हुई खास जो लक्ष्य, पहले नंबर पर जो सतत विकास लक्ष्य 2015 में लागू करे गए थे पेरिस जलवायु समझौते के तहत, पूरी दुनिया को प्राप्त करने 2030 तक। चलो देखते हैं। सबसे पहला लक्ष्य गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना, नो पॉवर्टी, एसडीजी 1, एसडीजी गोल 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1। याद रहेगी बात, ये पढ़ लेना तुम। भूखमरी की समाप्ति दूसरा। पहला काम पता क्या है, सबसे पहला काम इंसानों को अमीर बनाओ। अमीर कैसे बनोगे, जब गरीबी खत्म होगी। तो सबसे पहला काम, यानी सबसे पहला लक्ष्य याद होगा। सबसे पहला काम क्या है दुनिया में, पैसा होना चाहिए हाथ में। पैसा होगा तो क्या खत्म होगी, और तो पहला लक्ष्य क्या है, गरीबी को समाप्त करना। जब गरीबी खत्म होगी ना, तभी तो हमारा पेट भरेगा, जब तो भूख मिट जाएगी हमारी। सबसे पहला काम क्या है, गरीबी खत्म करना। तो सबसे पहला लक्ष्य भी क्या है, और दूसरा नंबर पर क्या है, पेट भरना। पेट भरना मतलब भूखमरी खत्म करना, पूरी दुनिया में सारे देशों को यही काम करना। उसके बाद एसडीजी गोल 2 समझ में आएगा। उसके बाद हमें पता पेट भी भर चुका, अब चाहिए अच्छी बॉडी। अब जाएंगे हम जिम में, सही बात है, अच्छी बॉडी चाहिए और लाइफ स्टाइल अच्छा चाहिए, कार भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब चाहिए। समझ एक बात है। तो 3 काम बताए, तीन एसडीजी लक्ष्य याद करवा दिया मैंने तुम। पहला, सबसे पहला काम क्या है, अरे नो पॉवर्टी गई भाड़ में। सबसे पहला काम हो, हाथ में पैसा होना चाहिए, बात खत्म हो। अच्छा हाथ में पैसा होगा तो क्या मिट जाएगी, गरीबी, भूख मिटा लो, भूत। दूसरे नंबर पर अगर हाथ में पैसा आएगा तो रोटी आ जाएगी, रोटी आ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा, पेट, भूखमरी। तो एसडीजी गोल दूसरा क्या होगा, दूसरा भूखमरी समाप्त करना। तीसरे नंबर पर जब भाई लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, ये जिम भी जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, तो इसे कहते हैं गुड हेल्थ, एसडीजी 3 याद रहेगी। आगे भी काम आएंगे तुम्हें, कम से कम कोई सा तो याद है एक। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो बच्चे ना, उसके बाद चाहिए तुम्हें, बच्चे को क्या चाहिए, छोटा बच्चा जब पैदा होगा सबसे पहली बात तो उसके पास भूख नहीं होनी चाहिए। भूख मतलब भूख समाप्त, जो भूख मरी है ना वो समाप्त हो जानी चाहिए। सबसे पहली चीज है गरीबी, गरीब बेटा हो यार उस बच्चे की। फिर दूसरे नंबर पता क्या है, गरीब है, गरीबी मिटी है ना उसकी, यार उसका पेट भर दो तुम, जो बच्चा ना उसका पेट भर दो। अच्छा पेट ही भर गया सर, अब बताओ क्या करो सर, उसका स्वास्थ्य ना अच्छा होना चाहिए। तो उसका स्वास्थ्य अच्छा, उसको स्कूल में भेजना यार। एक बच्चे से शिक्षा, तो अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा चाहिए। 4 याद हो गए, एसडीजी गोल 4 याद हो गए। एक बच्चे को लेकर चलो, उसको सारी चीजें लागू करते चले जाओ, कोई दिक्कत यहां तक। यार बच्चा ना स्कूल में पहुंच गया ठीक, और बच्चा लड़की है और लड़की के साथ ना समस्या खड़ी हो, उसके साथ भेदभाव हो स्कूल में, सही बात है। उस पर टीचर ना लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे, लड़कों पर ध्यान दे रहा। अब से बताओ इसका मतलब क्या चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। अब बताओ 5 याद होंगे नहीं होंगे। पहले नंबर पर सबसे पहला काम क्या है यार, क्या चाहिए, हमें रोकड़ा चाहिए, बच्चे को पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो क्या खत्म हो जाएगी, गरीबी। अगर गरीबी खत्म होगी तो फिर क्या खत्म हो जाएगी, भूखमरी। तो एसडीजी गोल 2 समझ में आ गया यार। भूखमरी खत्म होगी ना अगर, तो पक्की बात है 100%, फिर स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। जब स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा ना, फिर चाहिए एजुकेशन हो जाए, और एजुकेशन चाहिए ऐसी जो क्वालिटी वाली हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। याद रहेगी बात है यार। उसके पास है ना एजुकेशन भी आ चुकी है, वो स्कूल में जाकर बैठ चुका है, उसका लड़की लड़की वाला भेदभाव चल रहा है उसके लड़की के साथ जाकर, तो समस्या होगी जेंडर इक्वालिटी की, उसे बोलते हैं लैंगिक असमानता। इसे खत्म करना। उसके बाद ना उस लड़की को ना वो भी खत्म कर दिया हमने, चलो क्लास के अंदर जाकर। उसकी लड़की को ना भूख लगी और प्यास लगी, अब पानी भी ना उसे साफ नहीं मिल रहा है, और उसके अंदर कीड़े आ रहे हैं पानी के अंदर, और उसे क्या स्वच्छ पानी चाहिए। क्या चाहिए,
देख लो 6 याद करवा दिए मैंने तुम एसिडिटी गोली, अब तुम भूल लेंगे नहीं 6 के 6। उस लड़की को लेके चलो यार, वो लड़की के पास पैसा नहीं है, अगर पैसा आ गया ना क्या खत्म हो जाएगी? गरीबी। यार गरीबी खत्म होगी ना, पक्का उसका पेट भर जाएगा, तो क्या खत्म हो जाएगी? भूखमरी। अच्छा उस लड़की खत्म होगी, पूरी दुनिया में सबकी खत्म होगी, सबकी, ये सबके लिए लक्ष्य है। अच्छा ये बताओ, जब पेट भी भर गया, भूखमरी भी, अब स्वास्थ्य की समस्या, अब स्वास्थ्य की समस्या आ ही जाएगी तो उसे क्या चाहिए? गुड हेल्थ चाहिए, समझ बात, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए। उसके बाद ये भी आ चुका, अब शिक्षा भी तो जरूरी है। अब लड़की स्कूल में जाएगी, जब शिक्षा जाएगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, क्वालिटी वाली, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। वो नहीं स्कूल के पीछे जाकर खड़े हो गए, स्कूल में जाने को स्कूल में जा रहे लेकिन उसके पीछे जाकर खड़े हो गए, वाली शिक्षा चाहिए। याद रहेगी बात। और क्या चाहिए? जेंडर इक्वालिटी, लड़का लड़की वाला भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़की स्कूल में पहुंच चुकी, यार उसे प्यास लग रही है, लड़की को, जिससे लड़की को प्यास लग रही है ना, उसे क्या चाहिए पता? उसे चाहिए स्वच्छ पानी। क्या चाहिए? याद रहेगी बात। अब सस्ती और अच्छी एनर्जी चाहिए उसे, सस्ती हो और अच्छी हो और एनर्जी चाहिए उसे, ठीक। उसे क्या चाहिए? एनर्जी, स्वच्छ एनर्जी चाहिए उसे। उसके घर में जो लाइट आ रही है ना, सोलर पैनल लगानी चाहिए यार, सही बात। वो ऐसा नहीं है कोयला जला के बिजली आई है उसके घर में। तो दोबारा फिर समझाने जा रहा हूँ मैं 5वां पूछ लूंगा, 6ठा 7 तक मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, 7 तक, और इसमें से तुम आराम से क्वालिफाई कर लो यार। 7वां तो होने का नहीं है यार, ये पहला तो बी होने का, ये दूसरा बी होने का, सही बात यार। पहले बताओ 7 याद हो गए, पहले नंबर सबसे पहला लक्ष्य क्या है यार? वो लड़की थी ना यार, भूखमरी खत्म करना, या गरीबी खत्म करना, गरीबी, नो पॉवर्टी, याद आएगी बात। दूसरे नंबर पर यार जीरो हंगर, जीरो हंगर का मतलब यार भूखमरी खत्म करो उस लड़की की। यार उसे ना गुड हेल्थ चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए यार, उसे ना क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। नहीं पढ़ाना यार उसे सरकारी स्कूल में, सबको पता सरकारी स्कूल में क्या हो यार। उसे ना उसके साथ ना स्कूल में जाके भेदभाव हो रहा है यार, जेंडर इक्वालिटी। यार उसे ना पानी चाहिए, पानी में कीड़े आ रहे हैं उसके यार। क्या चाहिए? क्लीन वाटर। उसके बाद ना यहाँ तो हो चुका, पानी मिल चुका साफ। अब उसके बाद ना वो घर में जाके बैठेंगे ना अपने, यार उसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसके घर में लाइट आ रही है ना, वो सोलर पैनल लगानी चाहिए। तो सोलर पैनल लगानी चाहिए, इसका क्या मतलब है? स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती होनी चाहिए यार, सस्ती भी है वो यार। नहीं दे सकते बिजली का बिल में इतना सारा, कोयले वाली बिजली नहीं चाहिए, हम भागो ऐसे लेकर। याद रहेगी बात है। 7 याद हो गए एसडीजी गोल, यस और नो। 10वें नंबर का असमानता में कमी, मैंने वो लिख रखे जो खास खास, इतने याद कर लो, 17 नहीं पढ़ने, मैंने खास खास लिख दिया। 10वें नंबर का असमानता में कमी आनी चाहिए। यार वो लड़की ना, वो 10 साल की हो चुकी, कितने साल की? 10 साल की। अब उसे नहीं चाहिए असमानता, कम करो असमानता है, किसी प्रकार की असमानता। वो नहीं लैंगिक असमानता की बात नहीं चल रही, किसी प्रकार की असमानता नहीं चाहिए, सबको समानता चाहिए। उसके घर में ना वह झाड़ू मारती है लड़की, लेकिन उसका भाई ना सांड की तरह बेड पे पड़ा रहता, सारा काम लड़कियों पर करवाते हैं। वह लड़की बार बार कह रही है अपनी माता को, चिल्ला के 10 साल की, वह कितने साल की? मुझे जेंडर इक्वालिटी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी चाहिए, और मेरे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तुमने चिंटू को कपड़े दिलाए, मुझे नहीं कपड़े दिलाए। किसे कपड़े दिलाए? चिंटू को। तुमने पिंटू को कपड़े दिलाए, मुझे नहीं कपड़े दिलाए। यार मुझे समानता चाहिए, समझ? समानता चाहिए तो मतलब असमानता में क्या होना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए। लड़की कितने साल की हो चुकी? 10 साल की। एक 10 साल की लड़की को लेकर तुम सारे एसडीजी गोल याद कर सको। 7 तो मैंने तुम्हें वैसे याद करवा दिए, ठीक। और 10वां मैंने तुम 10 साल की लड़की हो चुकी हो, 8-9 महीने गायब कर दिए, तुम्हें जरूरत नहीं है ना उनकी, इनकी ज्यादा जरूरत हम देख लो। अब 15वें नंबर का, लड़की हो चुकी 15 साल की। अब 15 साल की जब लड़की हो चुकी ना, तो उसे ना अपना घर खरीदना। क्या खरीदना? घर पृथ्वी पर रहने जा रही है, तो 15वें नंबर का जो गोल है उसका नाम है लाइफ ऑन लैंड, यानी भूमि पर जीवन। याद रहेगी बात या? उसके बाद अब लड़की 16 साल की हो चुकी, बहुत थक चुकी अपनी जिंदगी से, वह सही 16 साल की हो चुकी, वह पहले 10 साल की हुई, फिर 15 साल की हुई, अब 16 साल की हो चुकी। यानी खास खास नहीं याद करवा रहा हूं मुझे, 16 नंबर का 16 साल की हो चुकी, तो उससे जिंदगी में शांति चाहिए, शांति चाहिए, और उसके साथ जितना अन्याय होता है उससे न्याय चाहिए, न्याय। याद रहेगी बात या? तो शांति और न्याय। कितने साल की होने पर? 16 साल की। अब 17वें पर जाओ, 17वें पर। 17वां लक्ष्य पता क्या है? 17वां लक्ष्य हो, लड़की 17 साल की हो चुकी, वह कह रही तुम्हें सबको मेरा साथ देना होगा। यानी 17वां लक्ष्य यही है, अंतिम लक्ष्य पता क्या है? वो लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, सबको साथ देना होगा, सामूहिक साझेदारी, सब देशों को मिला के एक साथ काम करना होगा इन सब 17 लक्ष्यों पर। ये सर नो, याद रहेगी बात या? ऐसा करके तुम्हें पढ़ना, और 2-3 बार इस स्टोरी को दोहराओ। जैसे 2-3 बार दोहराओगे इस स्टोरी को, मैंने बताया। अब जो तुम्हारा सवाल आगा कौन सा एसडीजी लक्ष्य में क्या लिखा हुआ, अब हो ही सकता तो तुम्हारा गलत हो जाए, क्योंकि तुम शुरू के मैंने 7 याद करवा दिए थे, 10वां मैंने तुम्हें याद करवा दिया, 15 मैंने तुम्हें याद करवा दिया, और उसके बाद मैंने 16 तुम्हें याद करवाया, 17 तुम्हें याद करवा दिया। अब कहां तक सवाल बच जाएगा? जो बच जाएगा उसमें रखा हुआ, जो तुम्हारे याद नहीं है। इसे क्या है? स्मार्ट स्ट्रेटजी। शुरू के साथ बार बार चीज को दोहराओ, नोट्स तुम्हारे पास मौजूद है,
यही करंट अफेयर है। इससे ज्यादा करंट अफेयर किसी को याद भी नहीं होता। जितना मैंने दे दिया इसे पढ़ लो बार बार, इससे ज्यादा याद भी नहीं होता। जो याद कर रहा था करंट अफेयर पढ़ता रहेगा। याद रहेगी बात? या अभी इतना ही रखते हैं हम, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कल को सीखेंगे पेपर की टेक्निक्स क्या है, पेपर कैसे करना, सबसे मेन चीज है वो। 10-15 नंबर तो वहीं बढ़ जाएंगे तुम्हारे। खत्म खेल इसका।